तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एच बॉन्ड मॉलिक्यूलर फोर्सेज नाम का। इसके साथ हम लोग आज पी ब्लॉक का एरिया मेजर डिस्कस करेंगे। पी ब्लॉक में अलग अलग जगहों पर एप्लीकेशंस मॉलिक्यूलर फोर्सेज एच बॉन्ड वगैरह के हैं, कंपाउंड से रिलेटेड, उनको आज डिस्कस करने की बात है। हालांकि पिछला लेक्चर भी जो हम लोगों का था वो इसी पर बेस्ड था, तो आप कह सकते हैं कि वो पिछले लेक्चर का वो एक तरह से एक्सटेंशन है। आ जाइए, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बड़ा मजेदार होगा। मैं लेना चाह रहा हूं कुछ कंपाउंड्स का ग्रुप, मतलब पूरा गुच्छा एक उठा रहे हैं अपन। क्या? XH फ्रॉम कैल्कुजेंस, सॉरी हेलोजेंस। अच्छे से देखें आप, XH फ्रॉम हेलोजेंस मतलब HF, HCl, HBr और HI। अब पॉइंट वाइज बातें करें, आप समझ रहे हैं दोस्त कि HF लिक्विड है और ये सारे गैसेज हैं, और इसके लिक्विड होने का कारण है वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इधर लिख दे रहा हूं, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा है, और इन सब के गैस होने का कारण है कि इनमें वीक डायपोल डायपोल फोर्सेज है। आराम से, वीक डायपोल डायपोल फोर्सेज, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। तो अगर मैं बोलूं कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट किधर ज्यादा होगा, तो आप सभी समझ पा रहे होंगे कि सर बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप होगा। क्यों? मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से वैन डर वाल्स फोर्स स्ट्रेंथ, डायपोल डायपोल मजबूत हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए हमारा इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, दैट्स व्हाई इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन गेट्स स्ट्रेंथेन, मजबूत होते चले जाएगा, और अल्टीमेटली आप बोलोगे कि सर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया, बट एक में तो कोई दो राय नहीं है कि HF जो है आपका H बॉन्ड है, तो H बॉन्ड तो सबसे स्ट्रांग होगा, इसीलिए सर ये सबसे ज्यादा होना चाहिए। एग्जैक्टली तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो अल्टीमेटली आया वो क्या आया? सबसे ज्यादा कौन? HF, HF के बाद कौन? HI, HI के बाद HBr, और HBr के बाद HCl। अच्छे से देखते जाए, बढ़िया से सीखेंगे आप, और कहीं कोई डाउट होगी तो तुरंत पूछ लेना आपको। तो आपसे पूछा जाता है, जेई मेन, नीट, एडवांस्ड, हर कोई पूछता है ये चारों कंपाउंड देके इनमें से मोस्ट वोलाटाइल कौन है। तो सबसे ज्यादा वोलाटाइल कौन होगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा सबसे, तो मोस्ट वोलाटाइल कौन होगा? HCl, मोस्ट वोलाटाइल HCl। अब ये पेज नंबर 1 है आज का, तो मोस्ट वोलाटाइल हुआ आपका HCl। अगर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर मैं करवाऊं तो जरूरी नहीं है कि मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर वही हो, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। लोगों की आदत होती है MPBP एक साथ बोलेगा, ये बहुत गलत चीज है यार। MPBP एक साथ नहीं बोलना है। MP डिपेंड इस पर करता है कि किसी चीज के सॉलिड स्टेट में बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा है, और BP डिपेंड इस पर करता है कि लिक्विड स्टेट में कैसा। तो हम लोगों ने जो पढ़ा है वो रूम टेम्परेचर वाला स्टेट पढ़ा है, उसमें बॉन्डिंग सीखा। हमने HF लिक्विड में पढ़ा है, HF सॉलिड में नहीं पढ़ा है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है ना, वो पैकिंग पे भी डिपेंड करता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सॉलिड स्टेट में जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है वो पैकिंग पे भी डिपेंड करता है। आप समझ पा रहे हैं? जैसे आपको कुछ बुक्स बोला जाए लगाने, वो सॉलिड है, तो आपको बोला जाए ज्यादा से ज्यादा बुक्स कैसे रखोगे, तो आप क्या अरेंज करते हैं उसको ऐसे, समझ रहे हैं ना? तो ये सॉलिड स्टेट में आपकी जो पैकिंग होती है ना, इसके कारण एग्रीगेट इंटरेक्शंस बहुत अच्छा बन सकता है, एग्रीगेट मॉलिक्यूलर वेट हाई हो सकता है। तो सॉलिड स्टेट में हमेशा एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाता है, इफेक्टिव और बड़ा फैक्टर आ जाता है, वो होता है पैकिंग। जबकि गैसियस में पैकिंग उतना मैटर नहीं करेगा, आप समझ रहे हो, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में मोबिलिटी है। तो बहुत क्लियर है, मेल्टिंग पॉइंट जरूरी नहीं कि यही ऑर्डर हो, इत्तफाकन मेल्टिंग पॉइंट में HI इस बार सबसे ज्यादा है। आप समझे? तो अगर आपसे बोला जाए
कि कौन सी चीज है, अगर आपसे बोला जाए कि वो कौन सी चीज है HI की जो इसके मेल्टिंग पॉइंट को HF से ज्यादा करता है, तो आप बोलेंगे इसका हाई मॉलिक्यूलर वेट। बॉइलिंग पॉइंट में HF लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में HI गया। क्लियर होना चाहिए सभी लोगों का, बॉइलिंग पॉइंट में HF H बॉन्ड के कारण, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में HF के H बॉन्ड पर HI का मॉलिक्यूलर वेट डोमिनेट कर गया। नेक्स्ट पेज में आता हूं, ध्यान से देखें। अगर मैं XH की जगह XH2 ले लूं फ्रॉम कैल्कोजेंस 6A ग्रुप से, 6A ग्रुप को आप कैल्कोजेंस बोलते हैं, जैसे हेलोजेन 7A को बोलते हैं। कैल्कोजेन का मतलब होता है, हमने पढ़ाया है आपको क्या, ओर फॉर्मिंग। कैल्कोजेंस मतलब ओर फॉर्मिंग, जैसे हेलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग। तो आ जाओ, हाँ तो क्या लिखोगे मॉलिक्यूल, सर H2O लिखा जाएगा, H2S, H2SE, H2T। आ जाओ, एक बार फिर से ये लिक्विड होगा और ये सारे गैसेस होंगे। ऑब्वियस सी बात है, इन सब में डापोल डापोल होगा। क्या होगा इन सब में, वीक डापोल डापोल। और इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है। तो एक बार फिर से अगर मैं बोलूं बॉइलिंग पॉइंट किधर, तो नीचे जाने पे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के कारण बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। आराम से सोचते जाएं। एक बार फिर से बोलोगे कि सर H2O में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। बहुत क्लियर है। तो फाइनली आपके बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर निकलेगा वो बोलोगे सर सबसे ज्यादा H2O, H बॉन्ड के कारण, फिर H2TE, फिर H2SE और फिर H2S। अब आपको मैं पूछूं कि मेल्टिंग पॉइंट का, अब आप बोलोगे सर MPBP का ऑर्डर जरूरी नहीं है सेम हो, लोग कर लेते हैं लेकिन हर बार जरूरी नहीं है सेम हो। MP डिपेंड करेगा कि सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स की पैकिंग कैसी है, मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन कैसा है। तो इत्तेफाकन इस बार इसके मेल्टिंग पॉइंट का भी ऑर्डर सेम है। यही तो वजह होती है कि कहीं कहीं पे जो सेम दिखता है ना, तो लोग मतलब ऑर्डर सेम कर देते हैं। यार ऐसा नहीं है, हर बार जरूरी नहीं है कि वैसा सेम हो, ठीक है। और कंपटीशन इन चीजों को ढूंढते रहता है। तो फिर भी अगर आपसे इनमें पूछता है मोस्ट वोलाटाइल कौन है, तो आप बोलेंगे H2S मोस्ट वोलाटाइल है। H2S इज मोस्ट वोलाटाइल अमंगस्ट इन चारों सबसे ज्यादा। तो आपने HF, HCl, HBr, HI में क्या देखा, बॉइलिंग पॉइंट में HF सबसे ज्यादा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में HF एक पोजीशन पीछे खिसक गया, HI सबसे ज्यादा था। H2O से लेके H2T में सबसे ज्यादा H2O, बॉइलिंग पॉइंट में भी और मेल्टिंग पॉइंट में भी, दोनों में। नेक्स्ट पेज में अगर मैं बात करूं, अब XH3 लेता हूं मैं, XH3 फ्रॉम निकोजेंस। निकोजेन का मतलब होता है पॉइजनस, ठीक है। 5A ग्रुप को आप निकोजेंस बोलते हैं, पॉइजनस। हेलोजन का मतलब क्या बोला हमने, सॉल्ट फॉर्मिंग, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सॉल्ट बनाता है, ठीक है। कैल्कोजेन का मतलब हमने क्या बोला, ओर फॉर्मिंग, ऑक्सीजन सल्फर ओर्स बनाते हैं, अर्थ के अंदर जो ओर होते हैं, हमने आपको मेटलर्जी करवाया है तो आपको पता है। और 5A निकोजेंस मींस पॉइजनस। 5A ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन छोड़ के सारे पॉइजनस होते हैं। आर्सेनिक तो डेडली पॉइजनस होता है, मोस्ट पॉइजनस है, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा पॉइजनस एलिमेंट है आर्सेनिक, पॉइजनस। टॉक्सिक होता है प्लूटोनियम वैसे, लेकिन टॉक्सिक मतलब जो फेटलनेस ला सकता है जिसका स्मॉल अमाउंट भी, बट आर्सेनिक का स्मॉल अमाउंट भी डेथ क्रिएट कर सकता। तो मोस्ट पॉइजनस आर्सेनिक। नाइट्रोजन पॉइजनस नहीं है बट उसके मोस्टली कंपाउंड्स पॉइजनस है। पोटेशियम नाइट्रेट गन पाउडर में डाला जाता है, हमने कोऑर्डिनेशन में सिखाया आपको, गन पाउडर में पोटेशियम नाइट्रेट 75%। पोटेशियम साइनाइड आपको पता है कि बस टंग पे लो गायब हो गया आदमी, मतलब खत्म कहानी। तो निकोजेंस पॉइजनस। कंपाउंड्स क्या है, NH3, PH3, ASH3, SBH3। 4 मेंबर तक ही लिखते हैं हमने, उसमें भी सारे में 4 मेंबर ही लिखा है। आप एक बार फिर से बोलेंगे, इस बार नाइट्रोजन, ये अमोनिया भी संयोग से गैस, ये लोग तो गैस है ही लेकिन वो भी गैस है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, तो आप बोलोगे क्योंकि सर यहां पर वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस बार वीक H बॉन्ड के कारण सर इस बार ये गैस। क्योंकि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एक तरह से अपन क्या बोलते हैं, वो बेस लाइन है, वहीं से H बॉन्ड स्टार्ट होता है,
बहुत क्लियर होगा आपका, हमने पढ़ाया हुआ है। तो अब मैं अल्टीमेटली बोलूं बॉइलिंग पॉइंट, आप बोलोगे सर नीचे जाने पे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज कर रहा है, और मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करने की वजह से सर बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ेगा। अब मैं एक बार फिर से बोलूं, अमोनिया के बारे में आपका क्या ख्याल है? बोलोगे सर अमोनिया फिर भी ज्यादा होगा, एच बॉन्ड है सर, लेकिन हाँ सर ये कमजोर एच बॉन्ड है, इसलिए सर इतना नीचे मत करो। समझ रहे हैं आपने? आप समझ पा रहे हैं ना? बस एक पोजीशन ऊपर हमने शिफ्ट कर दिया, मतलब उतना नीचे ना शिफ्ट करके, या क्लियर है? तो हमारा क्या आ गया बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा कौन? इस बार SbH3, उसके बाद SbH3 के बाद NH3, और NH3 के बाद ASH3, और ASH3 के बाद PH3, मतलब इन चारों में मोस्ट वोलाटाइल कौन हुआ? PH3। मोस्ट वोलाटाइल कौन हुआ? PH3। और अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, इत्तफाकन इस बार वो आगे आ गया NH3, उसके बाद SbH3, मतलब उसका सॉलिड स्टेट का हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट कर गया इसके मॉलिक्यूलर वेट पर। तो कंक्लूजन देखिए आप क्या है, कंक्लूजन, कंक्लूजन पढ़ाइए, कंक्लूजन क्या है प्लीज ध्यान दे। जब आपने HF, HCl, HBr, HI किया तो बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा HF, मेल्टिंग पॉइंट में HI, H2O से H2T में सब दोनों चीजें ज्यादा H2O की। जब आप NH3 से लेके SbH3 में हो तो बॉइलिंग पॉइंट में NH3 नहीं SbH3, बट मेल्टिंग पॉइंट में NH3। कितना आसान हो गया याद रखना। और इससे आपको यह भी क्लैरिटी से समझ में आई होंगी चीजें कि MP और BP का ऑर्डर हर बार सेम नहीं होता है। क्लियर हो गई होगी चीजें। क्या यहां तक इन तीनों ग्रुप के हाइड्राइड्स में, ये जो हमने मॉलिक्यूलर हाइड्राइड करा है हेलोजन का, कैल्कोजन का और निकोजन का, एक बार कंफर्म कर दे सभी लोग कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी लोगों ने अच्छे से समझ में आ गया, कहीं किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है? जल्दी से जल्दी से। जितने भी लोग लाइव है एक बार कंफर्म कर दें मेरे को, क्या आप सभी ने अच्छे से सीखा? गुड। और भी लोग, जो भी लोग हैं सारे लोग बताइए, कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो वो भी पूछना है। NH3 का मेल्टिंग पॉइंट कैसे ज्यादा है ये बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए हमने क्या बोला, ये वैल्यू मेल्टिंग पॉइंट में क्या है ना, पॉइंट, अब ये जैसे बॉइलिंग पॉइंट में ये इसके मॉलिक्यूलर वेट को ओवरकम नहीं कर पाया, ठीक है, बट मेल्टिंग पॉइंट में बीपी में, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में ये मॉलिक्यूलर वेट को ओवरकम कर गया। ये एक संयोग है, मतलब जब सॉलिड में ये रहा होगा तो इसकी H बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ SbH3 के मॉलिक्यूलर वेट पर डोमिनेट करती है। ये वैल्यू से हम लोग कंफर्म कर रहे हैं, आप इसमें अपना दिमाग नहीं लगा सकते हैं। वीक H बॉन्ड था, बट सॉलिड स्टेट में जाके उसके मॉलिक्यूलर वेट पर वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फेवर कर गया थोड़ा सा, और क्लियरली वो ज्यादा हो गया। तो ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा NH3 हो गया बीपी में, लेकिन वही HF से लेकर के जब आप HI में थे, HBr HI में जब आप थे, ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया। तो HF बॉइलिंग पॉइंट में आगे और मेल्टिंग पॉइंट में HI आगे नहीं। और जब आप H2O से लेकर के किस में थे, H2O, H2S, H2SE और H2T, कंक्लूजन यही है। तो बॉइलिंग पॉइंट में भी H2O आगे और मेल्टिंग पॉइंट में भी H2O आगे, और फाइनली नीचे जाने पे आपका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के कारण MPVP दोनों बढ़ जाएगा, दोनों चीजें बढ़ रहा। उम्मीद आपको समझ में आ गई होंगी चीजें, ठीक है, तीनों एक साथ हमने डिस्कस कर दिया। अगर यहीं पर 4A ग्रुप ले लिया जाए, क्या लिया जाए? बिल्कुल 4A, ध्यान से सीखेंगे। अगर यहीं पर मैं 4A ग्रुप ले लूं, अच्छे से देखेंगे आप, और छोटा थोड़ा, हाँ जी भाई साहब, ठीक है। अब अगर ये 7A आपने लिया, ये आपने 5A लिया है, रैंडम लिया हमने, और ये यहां 6A लिया। अगर अब 4A ग्रुप लेते हो, 4A,
तो 4A में मेंबर्स क्या होंगे? CH4, SiH4, GeH4, SnH4। इस बार अच्छे से देख लें आप, हर जगह आईडी फोर्स है। क्लियर है? क्योंकि सारे के सारे नॉन पोलर है, एज दे आर नॉन पोलर। अच्छे से सीखेंगे आप, दे आर नॉन पोलर। आप एक साथ एस ब्लॉक पी ब्लॉक सब डिस्कस कर रहे हैं, तो चूंकि ये सारे के सारे नॉन पोलर है तो आईडी फोर्सेस है। तो अब आप क्या करेंगे, किस तरीके से अब आप इसका बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, किस तरह से अब आप इसका एमपीबीपी देखेंगे? तो बोलोगे सर अब तो स्ट्रेट मॉलिक्यूलर वेट, सर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा इसलिए सर बॉइलिंग पॉइंट आपकी बढ़ जाएगी। कोई एबनॉर्मली CH4 आगे नहीं आने वाला है, नहीं, क्यों? कहीं H बॉन्ड नहीं है। अब आ जाओ, तो अब आपके दिमाग में आ रही होंगी चीजें कि सर आपने 7A किया, 8A तो चलो सर बनाएगा नहीं हाइड्राइड, आपने 6A किया, 5A किया, 4A किया, सर 3A भी कर लो, कॉम्प्लिकेट कर जाओगे। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स होने वाले हैं। किसी किसी का पॉलीमेरिक हाइड्राइड होता है, जैसे BH3 अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, वो B2H6 में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए अब कॉम्प्लिकेट कर जाएगा और वो हमारे कोर्स से बाहर होने लगेगा। हां, अगर आप 1A और 2A में रहे, 1A में पर्टिकुलरली अगर रहे तो फिर आप अपने कोर्स में वापस आ जाएंगे। तो चलो मैं 1A की बातें कर रहा हूं, आराम से आ जाओ, आराम से सीखो। वाइल अच्छे से, ये जो आपने डिस्कस किया, ये सारे के सारे अभी तक मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स थे। ये सारे के सारे अभी तक क्या थे? मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, मतलब मॉलिक्यूल बनाए हुए हाइड्राइड्स थे जो कोवेलेंट कंपाउंड बना रहे थे सारे के सारे। लेकिन अब मैं क्या लेने वाला हूं? एल्कली मेटल में लोगे अगर, तो एल्कली मेटल तो आयोनिक हाइड्राइड बनाएगा ना दोस्त, क्योंकि मेटल नॉन मेटल का केस है, तो ये आयोनिक हाइड्राइड होगा। समझिए, समझिए अच्छे से, आयोनिक हाइड्राइड होगा। तो फॉर्मूला क्या लिखोगे? LiH, NaH, KH, RbH, CSH। आयोनिक कंपाउंड में अब मेल्टिंग पॉइंट के लिए आप लैटिस एनर्जी इस्तेमाल करो। अब मॉलिक्यूलर वेट काम नहीं आएगा। आयोनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूलर वेट वैन डर वाल फोर्स नहीं होता हुआ, तो अब यहां पे आप क्या लगाओगे? सर लैटिस एनर्जी। ऊपर जाने पर आप क्या बोलोगे? कटायन का साइज घटने के कारण लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगी, और लैटिस एनर्जी बढ़ने के कारण आपका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और एक बार फिर से बोलूंगा, चूंकि ये सारे सॉलिड है, आयोनिक कंपाउंड है तो सॉलिड है, तो सॉलिड के चीजों का बॉइलिंग पॉइंट ना पढ़ें, सॉलिड सब्सटेंसेस का मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करें। और लिक्विड या गैसियस, जैसे कोवेलेंट कंपाउंड लिक्विड या गैसियस होते हैं, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट आप पढ़ें। हमारा सिलेबस ऐसे ही कहता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेटल का क्या आपसे क्या पूछा जाएगा? मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, बीपी नहीं पूछा जाएगा जल्दी। कोवेलेंट कंपाउंड्स का क्या पूछा जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि भैया कोवेलेंट कंपाउंड या तो लिक्विड है या गैस है, तो क्यों पूछेगा कि वो पिघला कैसे? यदि कोई चीज गैस है तो क्यों पूछेगा कि वो पिघला कैसे, मेल्ट कैसे हुआ? वो तो सॉलिड है ही नहीं। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड आपसे क्या पूछेगा? मेल्टिंग पॉइंट। क्यों भैया? क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड मोस्टली, तो क्यों पूछेगा कि वो बॉयल कैसे कर रहा है सॉलिड, और पूछेगा बॉइलिंग? बिल्कुल नहीं। हम लोगों को मतलब बहुत लिमिटेड और हमारा एप्टीट्यूड इवैल्यूएशन करता है वो। ठीक है, इसीलिए आयोनिक कंपाउंड्स में आप मेल्टिंग पॉइंट, जरूरी नहीं कि बीपी का वही ऑर्डर हो, मैं सब करने लगूंगा तो फिर कॉम्प्लिकेट करेगा, इसलिए कोर्स में रहते हैं। हाँ, एक पॉइंट है, एक बार जेईई मेन ने पूछा है, 1A का जो हाइड्राइड है सेलाइन स्ट्रक्चर होता है, NaCl को सेलाइन बोलते हो, इसीलिए इस हाइड्राइड का नाम सेलाइन हाइड्राइड भी होता है। सेलाइन हाइड्राइड, सेलाइन स्ट्रक्चर के कारण आप इनको सेलाइन हाइड्राइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, यही पूछा गया था कि इनमें से कौन सेलाइन हाइड्राइड है, तो एल्कली मेटल के हाइड्राइड्स को आप सेलाइन हाइड्राइड बोलते हैं। ये क्लियर हो गई होंगी चीजें। तो आप देखो कितना मामला बदल रहा। 7A में हो तो स्ट्रेट नीचे ऊपर वाला, 6A में तो स्ट्रेट नीचे ऊपर वाला ज्यादा, 5A में स्ट्रेट नीचे ऊपर वाला थोड़ा सा आगे बढ़ गया, 4A में हो तो स्ट्रेट नीचे, कहीं कोई चेंजेस नहीं, 3A में काफी इरेगुलर हो जाएगा, क्योंकि कोई डायमर है, कोई मोनोमर है, कोई आयोनिक है। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने बोला 3A में जाओगे तो कोई डायमर है बोरॉन वाला B2H6, कोई मोनोमर है, कोई आयोनिक है, तो चीजें उलझ जाएंगे, इसलिए 3 में कंपेयर नहीं करना, सिलेबस से बाहर नहीं जाना। सर 2A की बातें करो, 2A आराम से आ जाओ, मैं 2A में बातें करता हूं।
2A भी आपसे नहीं पूछेगा, ध्यान से। 2A का जो हाइड्राइड्स होगा इसमें BH2 इज कोवेलेंट, और कोवेलेंट है, ऐसे है, बट एग्जिस्ट एज पॉलीमेरिक हाइड्राइड। किस तरह से एग्जिस्ट करेगा? सिंगल नहीं, चूंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, पॉलीमेरिक हाइड्राइड में, और बाकी रेस्ट आयोनिक है, MgH2, CaH2, SrH2। इसीलिए आपसे जो पूछेगा वो प्योर आयोनिक, ये सब आयोनिक है, प्योर आयोनिक वाले में पूछेगा सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला 3 आपसे ऐसे पूछेगा, CaH2, SrH2 और BaH2 का जरा बता दो मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलोगे? बोलोगे सर ऊपर जाने पर कटायन का साइज घटने के कारण लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगी, और लैटिस के बढ़ने के कारण मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्या आपको समझ में आ गया? ये MPBP हाइड्राइड्स में S ब्लॉक भी हमने डिस्कस किया और P ब्लॉक में डिस्कस किया, वो पार्ट हमने खुद छोड़ दिया जो पार्ट से आपका वास्ता नहीं है, मतलब जो आपसे नहीं पूछेगा। क्या आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई? इन्हीं को कोई डाउट है तो पूछो, या नहीं है डाउट तो क्लियर करो सभी लोग कि हाँ सर समझ में आया। मैं एक बड़ी अच्छी चीज बोलता हूं, ज्ञान नहीं समाधान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितनी चीजें पढ़नी चाहिए, ठीक है? देखो हमने जान के 3A छोड़ा, पढ़ाने के लिए वो पढ़ा लूं, लेकिन फिर वही है, वो आपके नॉलेज को बढ़ाएगा। कॉम्पिटिटिव अभी हमारा जो टेम्परामेंट है उसको वीक करेगा, पुअर करेगा, और हमारे पास जो लिमिटेड टाइम होते हैं उसको और ज्यादा खराब करेगा। तो अगर आपको कभी नॉलेज लेना हो तो आओ ना दोस्त, आ जाइए हवेली पे नॉलेज लेने के लिए, और क्या। चलिए गुड, सभी लोगों ने लिखा है, समझ में आया, गुड, क्लियर सर, वेरी गुड। एक बार फिर से देख लें आप, 1A की हाइड्राइड और 2A की हाइड्राइड आयोनिक हाइड्राइड है। इसमें एकमात्र जो हमारा मॉलिक्यूलर हाइड्राइड है 1A और 2A में वो है, दैट वन इज BH2। जी, इसको थोड़ा अलग कर दिया। हमने क्या बोला? एस ब्लॉक के हाइड्राइड्स क्या होते हैं? आयोनिक, एक्सेप्ट BH2। बहुत लोग MgH2 भी पढ़ाते हैं, वो गलत है। एस ब्लॉक, सो एस ब्लॉक मेटल हाइड्राइड्स आर आयोनिक, क्योंकि मेटल और हाइड्रोजन है, एक्सेप्ट BH2। बस वही एक कोवेलेंट है, PHHSP हाइब्रिडाइज्ड, जो पॉलीमेरिक एग्जिस्ट करता है। एनीवेज, कुछ लोग बोलेंगे कि MgH2 कोवेलेंट होते हैं, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग बोलेंगे कि MgH2 भी कोवेलेंट होता है, बिल्कुल नहीं। एकदम सीधा बोलेंगे भाई अपना ज्ञान तू अपने पास रख, ठीक है? MgH2 इज नॉट कोवेलेंट, बहुत लोग पढ़ा देते हैं। तो चलो और नए एप्लीकेशन की तरफ चलता हूं। अब मैं आपसे डिस्कस जो करने जा रहा हूं नए एप्लीकेशन में, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, आराम से मैं आपसे पूछने जा रहा हूं ये, एंड नियोपेंटेन। आपको इनका बॉइलिंग पॉइंट बताना है। नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियो, नॉर्मल, आइसो और नियो, बताइए अब बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? हमने आपको दिया ये एप्लीकेशन। नॉर्मल, आइसो एंड नियो पेंटेन, इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियो पेंटेन, क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर?
अगर नहीं सॉल्व होगा तो एकदम जल्दी बताना है कि सर नहीं सॉल्व होगा, फिर मैं आगे उसको सॉल्व कर पाऊंगा। 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, और रीजन क्या लगाया है आपने 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 के पीछे, ये भी बताओ। कोई दूसरा जवाब है नियो देन आइसो देन नॉर्मल, तीसरा जवाब भी है नियो आइसो देन नॉर्मल। गुड। फिर ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, गुड 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 गुड। आते जाइए 1 2 3 3 2 1 3 2 1 1 2 3 सरफेस एरिया, ठीक है गुड। आ जाइए, सबसे पहले आपने जवाब डिलीट किया है, क्या होगा बताइए फिर से, आपके अकॉर्डिंग क्या लगेगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर, हाँ मैं समझ रहा हूं डिक्रीजिंग। डिलीट किया आपने, आप बताएं कि क्या आपको लग रहा? सभी लोग, सभी लोग रिप्लाई किया करें। 1 2 3, वेरी गुड। आ जाइए अब मैं सॉल्व करता हूं। सबसे पहले आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिसाइड करना है, क्लियर है? कहीं एच बॉन्ड तो नहीं है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक दूसरे को डिफरेंशिएट करता है कि नहीं? तो जब आप पेंटेन लेंगे तो पूरा का पूरा एल्केन प्रजाति जो है वही नॉन पोलर है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तीनों नॉन पोलर है, ये तीनों नॉन पोलर है, समझ रहे ना? अभी एल्केन फिलहाल लो, तो पूरा का पूरा ये प्रजाति ही, पूरा का पूरा ये नॉन पोलर है। तो यदि नॉन पोलर है तो आप कौन सा फोर्स डिफाइन करेंगे? आईडी आप एल्कीन भी लें CnH2n तब भी वो नॉन पोलर ही होगा, C2H4 वगैरह आप देखते हैं नेट डायपोलमेंट जीरो हो जाता। आप एल्काइन लेंगे CnH2n-2 तब भी नॉन पोलर हो जाएगा, स्ट्रेट डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो फोर्स तो अब निकल गया। अब मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है, चूंकि आइसोमर्स हैं तो यहां पे मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है तीनों का। अगर मैं यहां पे बातें करूं नॉर्मल, तीनों को स्ट्रक्चर भी बना ले आप। देखिए नॉर्मल में 5 कार्बन का ये चेन है आपका, आइसो में आप ये, और नियो में ये आपका। आप ही सोचें अच्छे से, जब इनके मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है, तब आखिर कौन सा फैक्टर होगा? फोर्स भी कांस्टेंट है और आईडी भी सब में कांस्टेंट है, तो सरफेस एरिया बिल्कुल। आप ये देखें ये सरफेस पर कितना फैला हुआ है, इसको देखिए थोड़ा सा इधर स्फेरिकल लुक ले लिया, और ये देखिए ये पूरा का पूरा स्फेरिकल लुक ले रहा है। तो कुल मिला के सरफेस एरिया, मनु सर के ऊपर से टेंजेंट निकल रहा, सरफेस एरिया एक मामूली फैक्टर बढ़ने से हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। इसीलिए आंसर आप सभी लोगों ने सही बोला था, जिन लोगों ने भी बोला था नॉर्मल, पेंटेन, फिर आइसो और फिर नियो। बढ़िया था आप लोगों का, ज्यादातर लोगों ने एक्चुअली ये बोला था। तो आपका गलत हुआ अगर, तो क्या आपने सीखा? कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नियो, आइसो और नॉर्मल, जिन लोगों ने उल्टा बोला है, 2 लोगों ने बस बोला, बाकी सारे लोगों ने सही बोला। क्या आप लोगों को क्लियर हो गया? नॉर्मल देन आइसो देन नियो होगा, और वो सरफेस एरिया फैक्टर के कारण, क्योंकि हमने सबसे पहले फोर्स लगाया। भाई फोर्स हमारा सारे में एक तरह का, फिर मॉलिक्यूलर वेट चेक किया, वो भी एक तरह का। क्लियर हो गया या नहीं? प्लीज जल्दी से। अगर मैं बोलूं ICl एंड Br2 मेल्टिंग पॉइंट, जल्दी से कंपेयर करके बताएं कौन से कंपाउंड का आपको मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा लग रहा है इसमें? एकदम एक्टिव रहना, पूरा एक्टिव रहना है। ICl एंड Br2 आपको क्या लग रहा है? सोचिए सोचिए, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा? सरफेस एरिया बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, बिल्कुल एग्जैक्टली सरफेस एरिया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एरिया टच होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस अच्छा होता है उससे। ICl एंड Br2 किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? बहुत तेज जवाब आया आपका तानिया, ICl ग्रेटर देन Br2। और भी लोग जवाब देते जाए, 1 ग्रेटर देन 2, गुड, 1 ग्रेटर देन 2, गुड गुड गुड, ICl वेरी गुड।
सभी लोग जवाब दे रहे हैं, सही है, बिल्कुल सही है। आईसीएल एंड बीआर2 में फिर वही देखना है यहां पर कौन सा फोर्स काम करेगा। तो आईसीएल में नॉन मेटल का, तो यहां पर आईडी आईडी काम करेगा क्योंकि नेट डायपोल मोमेंट है, पोलर है ना, सॉरी आईडी आईडी कह रहा हूं, तो डायपोल डायपोल काम करेगा। तो आईसीएल के अंदर डायपोल डायपोल होगा और बीआर2 के अंदर नॉन पोलर है, तो यहां पर आईडी आईडी होगा। तो जाहिर सी बात है फोर्स ने हमारा काम कर दिया। और हाँ, बॉइलिंग पॉइंट भी अपन मॉलिक्यूलर वेट भी देखते हैं। मॉलिक्यूलर वेट में भी बहुत का अंतर नहीं होता। आयोडीन कितना 127 ना, और क्लोरीन 35, तो देख लो अप्रॉक्स 160 के आसपास आ गया। और ब्रोमीन भी देख लो 80 इंटू 2 160, सही है। तो मॉलिक्यूलर वेट में भी ज्यादा का अंतर नहीं है, इसलिए अल्टीमेटली मेल्टिंग पॉइंट हम फोर्स से डिसाइड करेंगे आईसीएल ग्रेटर देन बीआर2। सभी लोग सही हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सारे लोगों का जवाब सही था। ऐसे ही रिप्लाई करते रहे। चलिए मैं नए एप्लीकेशन की तरफ आपको ले जाता हूं। नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, किसका ज्यादा होगा इस बार? क्या वापस से नॉर्मल का ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, या आइसो का ज्यादा होगा? किसका ज्यादा होगा? नॉर्मल या आइसो, वापस से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? वन देन टू, नॉर्मल का। हाँ वेरी गुड, नॉर्मल का ज्यादा होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम नॉर्मल है, सही है। वही सरफेस एरिया वाली बातें होंगी ना, क्योंकि दोनों में तो आईडी आईडी ही होगा। ये थोड़ा स्फेरिकल लुक लेगा, तो सरफेस एरिया की वजह से बिल्कुल इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये देखिए मैंने आपके सामने एक एप्लीकेशन पी ब्लॉक से रखा, वाटर सॉलिबिलिटी ऑर्डर ऑफ इनर्ट एंड नोबल गैसेज। आपको बताना है वाटर सॉलिबिलिटी ऑर्डर ऑफ इनर्ट एंड नोबल गैसेज, मतलब हीलियम टू जेनॉन में सॉलिबिलिटी ऑर्डर किधर होगा। वाटर में डालने पर सॉलिबिलिटी ऑर्डर किधर बनेगा, हीलियम की तरह या जेनॉन की तरफ? किधर? हीलियम टू नियॉन आंसर करें आप, या जेनॉन टू नियन? अगर हम लोगों ने इनर्ट या नोबल गैसेज को चेक करना है कि वाटर सॉलिबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, हीलियम टू जेनॉन होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है आपको, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है आपको, डिक्रीजिंग मतलब सॉलिबिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, हीलियम टू नियॉन की नियॉन हीलियम टू जेनॉन या जेनॉन टू हीलियम। एकदम जल्दी से आते जाए, बताते जाए, मैं इंतजार कर रहा हूं। डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलना है आपको, इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग बोलना है, ये ध्यान रखना है। हीलियम से लेकर के जेनॉन के वाटर की सॉलिबिलिटी ऑर्डर आपको डिस्कस करनी है। आप पी ब्लॉक का एग्जांपल आपने उठाया, बड़ा प्यारा सा। सोचे अच्छे से कौन सा फैक्टर लगेगा वहां।
हीलियम टू जेनॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है आप लोगों ने, जिन लोगों ने जवाब दिया, बाकी लोग जवाब का अभी भी बाकी के जवाब का इंतजार कर रहा हूं, बट कुछ लोगों ने जवाब फिर दिया जेनॉन टू हीलियम, जेनॉन टू हीलियम, जेनॉन टू हीलियम। दो लोगों ने दिया है हीलियम टू जेनॉन डिक्रीजिंग, मतलब पहले ज्यादा वाला लिखना है सॉलिबिलिटी। चलो मैं सॉल्व करता हूं। गुड। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। आई देखिए, इन सबको जब आप वाटर में डालेंगे तो हमने आपको पढ़ाया था हर कोई इसमें से हाइड्रेट फॉर्म करेगा। हाइड्रेट जो फॉर्म करेगा, जैसे हमने बोला था Xg.6H2O, एक एग्जांपल हमने बताया था हाइड्रेट फॉर्मेशन। और ये जो डॉट है, ये डॉट एक्चुअली क्या है, ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को दिखाता है। मतलब डायपोल, वाटर के अंदर डायपोल है और इनर्ट नोबल गैसेस के अंदर आईडी है, तो डायपोल आईडी इंटरेक्शन है। क्लियर है? तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कब स्ट्रांग होगा? जब मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। आपका डाउनवर्ड अगर आप जाते हैं तो हमारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रेट्स बढ़ते चले जाएगा। क्लियर है? तो ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए हमारा इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन स्ट्रांग होते चले जाएगा, और जितना इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा सॉलिबिलिटी अपनी बढ़ जाएगी। तो उम्मीद है अब आपको चीजें समझ में आई होंगी। ये आपसे पूछा जाता है, देयरफॉर वाटर सॉलिबिलिटी आप क्या बोलोगे दोस्त? डाउन द ग्रुप बढ़ गया। हीलियम से ज्यादा नियॉन, नियॉन से ज्यादा आर्गन, आर्गन से ज्यादा क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन से ज्यादा जेनॉन। एक हीलियम है जो इनसॉल्युबल है, इसीलिए सी डाइवर्स हीलियम प्लस O2 का मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं। वो ब्रीदिंग एपरेटस में हीलियम और O2 का मिक्सचर ले जाते हैं, सी डाइवर्स। आप समझ रहे ना? जो सी डाइवर्स उतरते हैं तो वाटर में काफी नीचे तक जाते हैं, तो हाई लेवल के प्रेशर के कारण अगर वो नॉर्मल जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है अगर वो ले जाए वो, तो उस नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो हाई प्रेशर के कारण कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में सॉल्युबल हो जाएगा, तो ब्लड पॉइजनिंग हो जाएगा। नॉर्मल जो आप ब्रीदिंग एपरेटस में इस्तेमाल करते हैं वो CO2 प्लस O2 मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है। ये 90 to 95% और ये 5 to 10%। इसको आप लोग बोलते हो कार्बोजीन मिक्सचर, कार्बोजीन मिक्सचर। ये नॉर्मल सिलेंडर में यही इस्तेमाल होता है, तो ये सी डाइवर्स इस्तेमाल नहीं कर सकता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर पर सॉल्युबल हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक में सॉल्युबल रहता है। ठीक है, तो इस वजह से कोल्ड ड्रिंक, समझ रहे ना, उसमें हाई प्रेशर पे बंद किया रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम पीते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक होता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर अंदर जाकर के क्या करता है, आपके कैल्शियम के प्रोडक्ट के साथ कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो जो ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स या मैगी या नूडल्स वगैरह खाते हैं उनको ऑक्सलेट, कार्बोनेट और फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। इसी को भाई साहब पत्थरी बोलते हैं हम लोग, है उसका चीरा लगा के निकालते रहते हैं हम लोग। तो CO2 प्लस O2 ये मिक्सचर, और सी डाइवर्स क्या इस्तेमाल करते हैं, हीलियम प्लस O2, क्योंकि ये कितने भी हाई प्रेशर पे जाके, इसको लाइफ सेविंग मिक्सचर बोला जाता है, अस्थमा पेशेंट को भी दिया जाता है लाइफ सेविंग मिक्सचर। तो कितने भी हाई प्रेशर पे जाके हीलियम वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाता है, इसलिए सी डाइवर्स इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हीलियम इनसॉल्युबल है और ये बाकी सारे के सारे सॉल्युबल है, और सॉल्युबिलिटी किधर की तरफ, डाउन द ग्रुप। क्लियर हुआ डाउट? जिन लोगों ने गलत किया था, निकिता और मुकेश, आप दोनों ने गलत किया है। समझ गए निकिता और मुकेश कि डाउन द ग्रुप जाने पर एक्चुअली ये सारे वाटर में क्या बनाएंगे, हाइड्रेट फॉर्मेशन करेंगे ना जी। तो हाइड्रेट फॉर्मेशन करेंगे तो ऑब्वियस से बात है यहां डायपोल आईडी इंटरेक्शन होगा, तो इंटरेक्शन कब स्ट्रांग होगा, जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, तो डाउन द ग्रुप जाने पर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, इस वजह से आपका सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर जेनन की तरफ होगा। क्लियर हो गया? बाकी लोगों ने सही किया है, बस आप दोनों ने गलत किया है। निकिता आप भी बताएं। नेक्स्ट एप्लीकेशन में दे रहा हूं। देखिए मेरे साथ जितना गलत सही करना ना आप कर ले,
ठीक है, धीरे 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 यही चीजें तो है कि आपको अभी जितनी गलतियां करनी है कर ले, आगे चल के धीरे धीरे ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी अपने आप। मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करना, गुड। इन तीनों कंपाउंड में मेल्टिंग पॉइंट आपको कंपेयर करना, बताइए मेरे को। इन तीनों कंपाउंड में आपको मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करना, ए बी सी। डिक्रीजिंग ऑर्डर हमेशा बोलना होता है आप लोगों को, आपको पता है। जो भी लोग बाद में भी वीडियो देख रहे हो उनको भी मैं सफिशिएंट टाइम दे रहा हूं कि हमेशा क्वेश्चन देने के बाद मैं वेट करता हूं ताकि आप वीडियो को पॉज न करना पड़े, आप इत्मीनान से देखें, रुके, पेन ले, पेपर ले और सॉल्व करें और फिर अपने आंसर क्रॉस चेक करें। देखिए बहुत तेजी से जवाब दिया है प्रदीप जी ने, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। गुड, अगला जवाब भी आया, 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। देते जाइए, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, 1 2 3 1 2 3, फिर 1 2 3। सी ए बी, एक जवाब डिफरेंट आया है मुकेश का, सी देन ए देन बी। बाकी सभी लोग ए बी सी ए बी सी, और भी लोग बाकी है, देते जाइए। ए बी सी 1 2 3, 1 2 3 मीन्स ए बी सी ही है। अच्छा मुकेश, आपने क्या सोच के सी को सबसे ज्यादा कर दिया यार? और आप लोग ये बताइए कि ए बी सी क्यों किया है आप लोगों ने? जिन लोगों ने भी ए बी सी 1 2 3 किया उन लोगों ने क्यों किया ए बी सी? और आपने मुकेश क्यों सी को ज्यादा किया है? मुकेश तमता, प्रोनाउंसिएशन में गलती हो तो माफी चाहता हूं। डैपोल मोमेंट देखने पर, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो डैपोल मोमेंट आपने दिखा, बहुत अच्छा काम किया है। अब मुकेश जी आप ये बताएंगे, ठीक है सभी लोग डैपोल मोमेंट पर, ऑर्थो पैरामीटर, ऑर्थो पैरामीटर, पैरा पोजिशन, क्या मुकेश उससे क्या प्रॉब्लम है? पैरा पोजिशन से, पैरा पोजिशन में क्या दिक्कत है? तानिया ने लिखा 1 3 2। पैरा पोजिशन में मुकेश क्या प्रॉब्लम है? बताइए, चलिए मैं सॉल्व भी कर रहा हूं। देखिए तीनों में फोर्स चेक करना पहले, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, ये पोलर है। लगा मुझे कि ऐसे होगा करके मतलब बोल रहे यार कि सर अंदर से आवाज आ रही थी, सीधी सी बात है दूसरों की सुनो ना सुनो सर, खुद की जरूर सुननी चाहिए। चलो आ जाओ, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला देखो पोलर है, ठीक है। तो ए वाले में आपका डायपोल, डायपोल फोर्स, ये दोनों क्लोरीन जो है वो 60 डिग्री पर है। यहां पे जो दोनों क्लोरीन है वो 120 डिग्री पर है, और यहां जो क्लोरीन है दोनों वो 180 डिग्री पर है। तो ये क्लियर है कि यहां इस तरह से पोलर है और डायपोल, डायपोल फोर्स है, और ये भी पोलर है, यहां भी डायपोल, डायपोल है। लेकिन वो इसी के कारण नॉन पोलर हो गया, तो यहां आईडी आईडी हो गया, नॉन पोलर हो गया तो आईडी आईडी हो गया, ठीक है। सर आप क्लियर कर दीजिए एक बार, ठीक है। चलिए आइए, मैं तो क्लियर कर ही दूंगा, पूरा क्लियर क्लियर ही कर दूंगा, खत्म। अब आ जाइए, तो एक चीज क्लियर हो गया यहां से
कि हमारा डायपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो डायपोल मोमेंट आपका बढ़ रहा है, तो इसलिए बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। हमने मेल्टिंग पॉइंट पूछा है दोस्त, बॉइलिंग पॉइंट नहीं। आपने गौर किया है, हमने मेल्टिंग पॉइंट पूछा। हमने क्लियर किया कि मेल्टिंग पॉइंट में एक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, दैट वन इज पैकिंग। और ये देखो, ये सिमेट्रिसिटी है। इसीलिए सी की जो मेल्टिंग पॉइंट होगी वो एब नॉर्मली ज्यादा होगी। समझ रहे हो, स्ट्रेट है, पैक होगा, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स पैक होंगे, सरफेस एरिया ज्यादा टच कर पाएगा, इसके कारण हमने क्लियर किया। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट में सबसे आगे चला जाएगा कौन, सी बेचारा। मुकेश जी आपने सही तो किया, बट हमने आपसे इसीलिए पूछा था कि भाई साहब बताइए कि किस वजह से आपने इसको सबसे आगे किया। तो फाइनली मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर जो आपका बना वो बना सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। और क्यों, यहां पर इफेक्टिव पैकिंग की वजह से। मेल्टिंग पॉइंट में बार बार बोलता हूं, पैकिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाए, सिमेट्रिसिटी के कारण इफेक्टिव पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया सभी लोगों का अच्छे से। हाँ, अगर आप बॉइलिंग पॉइंट पूछेंगे तो नॉर्मल होगा जो हमने बोला है, क्योंकि इधर तो डायपोल मोमेंट घटेगा ना, वेक्टर धीरे धीरे क्या कर रहा है, समझ रहे ना। तो बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, फैलते हुए डायपोल मोमेंट हमारा घट रहा है, उधर डायपोल मोमेंट बढ़ने के कारण बढ़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में नॉर्मल है, मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में प्रॉब्लम है इसमें, इसलिए हमने मेल्टिंग पॉइंट दिया था। और यही आपको चेक करता है कि आप कर पाते हैं या नहीं। सभी लोगों का क्लियर हो गया, एक बार बता दें हाँ या ना प्लीज, अच्छे से सभी लोग प्लीज। गुड गुड गुड, सभी लोग जवाब दें, यस या नो। सभी लोग जवाब दें यस और नो। बट यस सर, बट वन ग्रेटर देन टू नहीं होना चाहिए, क्यों भाई, क्यों वन ग्रेटर देन टू क्यों होगा, वन ग्रेटर देन टू, वन ग्रेटर देन टू तो है ही, वन तो टू से बड़ा है ही ना। बस थ्री एबनॉर्मली ज्यादा हुआ है, तो हमने लिखा सी। ओ सॉरी, क्या लिखा हमने, सॉरी 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 सॉरी, अरे यार तुम लोग लुटिया डुबोगे। एबनॉर्मली सी ज्यादा हुआ, बी और ए तो नॉर्मल है ही यार। अरे यार गड़बड़ करा दोगे भाई, बी और ए तो नॉर्मल है ही, ए बी सी, ए बी उधर बढ़ेगा, लेकिन ये एबनॉर्मली ज्यादा हुआ, सी ए बी। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट में मनमीत मौर्य आपने पूछा सर इफेक्टिव पैकिंग डायपोल मोमेंट को भी ओवरकम ओवर रूल कर लेती है क्या, बिल्कुल। यदि मेल्टिंग पॉइंट की बात हो उस समय में इफेक्टिव पैकिंग एक बड़ा फैक्टर हो जाता है। क्लियर है, बाकी इन दोनों में पैकिंग की बातें ही नहीं हो सकती, क्योंकि कोई दोनों में से सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक एक मात्र यही है। क्लियर हो गया सभी लोगों का, किन्हीं का कोई डाउट नहीं है। सी देन ए देन बी, उधर की तरफ बढ़ेगा डायपोल मूवमेंट के कारण, लेकिन सी अब नॉर्मली पैकिंग की वजह से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा लेगा। क्लियर है अब, चलिए। NaCl SiO2 आइस एंड ड्राइस, हमने चार कंपाउंड्स आपको यहां पे लिखे हैं, आपको इनका मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करना है। निकिता आप हैं कि भाग गए, क्योंकि आपका कोई जवाब नहीं आ रहा। चलिए आराम से इत्मीनान से थोड़ा सा वक्त ले ले, लेकिन कोशिश करें कि सही बनाए।
तो जवाब दिया कीजिए, जवाब बहुत चीजों में आप गायब हो जा रहे हैं। चलिए आंसर्स आ भी रहे हैं। 1324, 1324। भाई साहब 3 आइस है और SiO2 आप समझते हैं क्या होता है? प्रैक्टिकली भी फील करें। प्रैक्टिकली भी थोड़ा फील करें, ऐसा नहीं कि बस लिख देना। चलिए जवाब तो आ रहा है। निकिता बशोया 1324, अभिषेक कुमार 1324, 13131324, 1324, 1234। गुड, देते जाइए। 4321, डिक्रीजिंग ऑर्डर। 4321, नर्क में जाओगे। नर्क से इधर उधर कहीं गुजारा नहीं है तुम्हारा तानिया। 4321, 4 ड्राइस को बोलते हैं, 3 आइस को बोलते हैं, और 1 NaCl नमक को बोलते हैं। मतलब मैडम क्या बता रही हैं, सुन लो दुनिया वालों, गौर से, गौर से देखो इसको। यही है वो जो बता रही थी कि बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट नमक से ज्यादा होता। गौर से देखो इस आतंकवादी को, बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट नमक से ज्यादा कर रखा है इसने। नरक में जगह नहीं मिलेगा, समझे ना, जैसे जवाब दियो। डिलीट कर लिया आतंकवादी कहीं। 1342, 1234, 12, बहुत मिक्स जवाब आ रहा। 1342, 123, 123। चलो ठीक, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। आ जाइए, अच्छे से सीखते हैं। 1234, अब देखो, अब जवाब कितना प्यारा जवाब दिया। 1234, सॉरी लिखी और सॉरी में 3 बार आर लिखी है, उससे क्या हो जाएगा, ज्यादा सॉरी हो जाता है। चलिए आइए, सबसे पहले चारों सॉलिड के जब भी आपको मेल्टिंग पॉइंट देना हो तो मैं बार बार क्या बोलता हूं, मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, इंटरमॉलिकुलर फोर्स क्या है, कहां पर, इसको देखना आपको। आ जाइए इत्मीनान से। अच्छा, सब डिलीट कर रहे हो एक तरफ से। निर्लज, बेशरम, बेहया, कमीनो, गधे, उल्लू, बेवकूफ, बदमाश, नॉनसेंस, इडियट, डफर, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। हर किसी को समझ में आया। ले लुट्टा, ये हमने क्या कर दिया, हमने बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट नमक से ज्यादा कर दिया है। ऊपर में यमराज हमें तेल में फ्राई करके खाएंगे। लेग पीस। बेटा, यमराज ना नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वेजिटेरियन नहीं होते हैं, समझ लो। जितना पाप तुम लोग कर रहे हो ना, कि बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट नमक से ज्यादा कर रहे हो NaCl से। सर अब पक्का है 1324, 1324। तू, तेरा तो धरती पे ही फ्राई होना चाहिए बे, चाइनीज आइटम बनना चाहिए तेरा। 1324 तूने लिखा है,
1 NaCl नमक है, चल ठीक है मान लिया। 3 आइस है, चलो बर्फ मान लिया। उससे तूने कम बोला SiO2, SiO2 बालू है बे, सैंड है, सिलिका है, SiO2। तो तुमने लिखा बर्फ की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है किससे? बालू से, सैंड से। अब बताओ ऊपर फ्राई करना बनता है तुम्हारा या नीचे? सरसों डाल के बेटा फ्राई करने वाले हो तुम मिर्च मिर्च लगा करके अरे थोड़ा फील भी किया कर यार तू लोग कि कौन सा मॉलिक्यूल कंपाउंड क्या है। डिटोल बस इस्तेमाल करना, जितने बार वॉशरूम से आया डिटोल से हाथ धोना। कभी समझने की कोशिश तो करो डिटोल में मॉलिक्यूल क्या है। डेटोल, बस डेटोल हमारा हमाम लगा रहे हैं, हमाम हमाम है क्या, ये समझने की कोशिश तो कीजिए आप। कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल हो, कंपाउंड हो, फॉर्मूला अगर आपके पास, तो आप उसको समझने की कोशिश करें कि एक्चुअली ये है क्या। चलिए आइए, तो जबड़ा दर्द करने लगा यार हंसाते हैं। ऑफलाइन में होता है, मुझे पक्का दोस्त पिट डालते, हम अच्छे से पीटते। आइए, NaCl आयोनिक है, सभी ने जवाब दिया है 1 2 3 4। देखो एकदम निकिता एकदम खामोश है, बेचारी को समझ में आ रहा है कि चल मेरा सही है, क्योंकि नमक और बालू हमने पहले ज्यादा कर लिया बर्फ से, इसलिए बेचारी खामोश है। बाकी सब लोग टेंशन में आ गए चला जा। NaCl, NaCl कैसा है? आयोनिक सॉलिड है। आयोनिक कंपाउंड्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, कोई दो राय नहीं है। आयोनिक कंपाउंड के हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। Na+ के चारों ओर Cl- होता है ना, लैटिस एनर्जी से सब बंधा होता है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है ये। अरे यार, ये इस तरह से 3 डायमेंशनल नेटवर्क में ये फैला होता है। यही है, ठीक है, गुड। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है, कहने का ये मतलब है। अब आ जाइए, इसके बाद NaCl के बाद सेकंड है हमारा SiO। SiO2 का भी मॉलिक्यूल का बॉन्डिंग मतलब समझना है कि किस तरह का सॉलिड है। सॉलिड का मतलब समझ रहे हैं ना आप, तभी मेल्टिंग पॉइंट क्लियर हो पाएगा। SiO2 तो पहली बात ये कोवेलेंट है, तो क्या ये ऐसा है? क्या ये इस तरह का है? नहीं, अच्छे से सीखेंगे, ये इस तरह का नहीं। सिलिकॉन अपने लार्ज साइज के कारण मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाता, आगे सीखेंगे आप, ठीक है। हमने क्या बोला? सिलिकॉन, जी हां, 4A ग्रुप का एलिमेंट है, कार्बन सिलिकॉन है ना, तो ये मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, लेकिन सिलिकॉन मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना पाता है। इसलिए जब भी इसको ज्यादा बॉन्ड बनाना होता है तो ये पॉलीमेराइज हो जाता है। तो CO2 C डबल बॉन्ड O है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन SiO2 उसी के ग्रुप का ऐसा नहीं हो सकता। कई बार पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है। जेई मेन नीट AI EEE जिसको बोलते हो, 2005 का भी पेपर निकाले, पहली बार AI EEE में आया था वो, कि SiO2 में एक सिलिकॉन कितने ऑक्सीजन से कनेक्टेड है और एक ऑक्सीजन कितने सिलिकॉन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो आ जाइए आप अच्छे से देखिए, अब ये क्या होगा। सो SiO2 गेट पॉलीमेराइज्ड, ये दोस्त पॉलीमेराइज्ड हो जाता है। जब भी ऐसी जरूरत पड़ती है कि मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता, तो वो पॉलीमेराइज मतलब अपना बॉन्ड खोल लेता, ओपन कर लेता वो। देखो, एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से, ठीक है। अब हर एक ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से, फिर अगला सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से, सही है ना, और सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से, सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से। ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क में फैलते चले जाएगा इस तरह से, क्लियर है। तो ये इस तरह से हमारा 3 डायमेंशनल नेटवर्क है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क। तो एग्रीगेट इसका बहुत हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा, ये कोवेलेंट कंपाउंड है,
कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन अगर थ्री डायमेंशनल नेटवर्क हो जाए तो एग्रीगेट वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, एग्रीगेट वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा इसका, ये फैलते चले जाएगा, इसीलिए इसका काफी हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। क्लियर हुआ? काफी हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। जी हां, आप सही सोच रहे हैं, उससे भी ज्यादा। तो सर कॉन्सेप्ट क्या बनाए हम? बिल्कुल अभी हम सिखा लेंगे आपको, अच्छे से आप सीखेंगे और कभी गलत नहीं हुआ आगे, प्रॉमिस है। बस बॉन्डिंग नेचर समझने आना चाहिए आपको। तो जैसे SiO2 आपने सीखा, धीरे धीरे आप इसी तरह सीखेंगे। हमने क्या बोला, सामान्य तौर पर आयोनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट कोवेलेंट कंपाउंड से ज्यादा होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमने साथ में आपको बोला कि आपको यह भी ध्यान देना है कि क्या वो कोवेलेंट कंपाउंड नॉर्मल वैंडरवाल फोर्स वाला कंपाउंड है। क्योंकि क्यों क्यों ज्यादा होता है आयोनिक का? क्योंकि वो थ्री डायमेंशनल कूलम्बिक स्ट्रक्चर है। और कोवेलेंट का कम क्यों होता है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच वीक वैंडरवाल फोर्सेस होते हैं, या मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, या एच बॉन्ड होते हैं। लेकिन जब भी पॉलीमेराइज हो जाए तो वो इन्फिनाइट चेन लेंथ फैल, आप समझ रहे हैं, इसको मेल्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो गया, बॉन्ड्स के कारण ये पॉलीमेराइज्ड है, कोई वैंडरवाल फोर्स है नहीं कि बीच में वो ब्रेक करेगा, इसीलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट अचानक से हाई हो जाएगी। तो जब भी ऐसे कोई कंपाउंड आएंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। तो गारंटी नहीं लेता हूं कि आयोनिक कंपाउंड से इस तरह के कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाए, लेकिन सामान्य तौर पे हम लोगों के सिलेबस में जितनी आएंगी उसमें आपको हाई ही करना, क्योंकि हम लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेट करके नहीं देगा, यही सब टाइप की चीजें दी जाएंगी। ठीक है, तो चलो दो को निपटाया, अब तीसरे पर आते हैं, आइस। आइस को आप जान रहे हैं, आइस को आप अच्छे से जानते हैं। इसमें H2O और H2O के बीच हमारा क्या है? H बॉन्ड है, सॉलिड है ये आइस, दैट इज H2O सॉलिड। बढ़िया से कॉन्सेप्ट सीखिएगा लोग प्लीज, H बॉन्ड है ये, ठीक है। और एक एग्जांपल अपना क्या है? ड्राइस। व्हाट इज ड्राइस? हमने आपको पढ़ाया था, ड्राइस मतलब सॉलिड CO2। तो CO2 क्या है आपका? सर नॉन पोलर, नॉन पोलर है ना, तो इसमें जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा? आईडी। क्या आएगा? आईडी। मतलब CO2 के बीच कौन सा फोर्स होगा? आईडी। क्या होगा ये सारा फोर्स? सर आईडी। अच्छे से देखेंगे, आईडी। तो क्या कंक्लूजन निकला? अब कंक्लूजन ये निकला दोस्त कि देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका हुआ? क्या आयोनिक कंपाउंड का? जी नहीं, SiO2 का। इसके बाद NaCl का जो आयोनिक था, इसके बाद आइस का, और सबसे कम ड्राई आइस का। क्यों भैया? क्योंकि आईडी कमजोर फोर्स होता है H बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, और यहां काफी ज्यादा डिफरेंस होगा मेल्टिंग पॉइंट। आप समझ पा रहे हैं? तो आंसर इस तरह से क्या निकला? बी। तब अगर ठीक है, अगर 1 2 3 करके लिखे तो 2 then 1 then 3 then 4। तो 2 1 3 4 आप देख ले, क्या किन्हीं का आंसर था? किन्हीं का नहीं था। मतलब आप सबके सब तेल में फ्राई किए जाएंगे ऊपर। SiO2 इज सैंड, वो सैंड का स्ट्रक्चर है जो थ्री डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। आपको ये ध्यान रखना है SiO2, और ये बॉन्ड एंगल भी, ये कौन सा हाइब्रिडेशन है? sp3 हाइब्रिडेशन है, ये बॉन्ड एंगल भी 110 डिग्री होती है। तो SiO2 का थ्री डायमेंशनल नेटवर्क जैंट स्ट्रक्चर होता है। क्या सभी लोग प्यार से बोले, अच्छे से समझ में आ गई चीजें? बढ़िया से देख लें, किन्हीं को कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो बताएं मुझे प्लीज। सभी लोगों से पूछ रहा हूं, बहुत सारे अच्छे अच्छे एप्लीकेशन अभी करने हैं, बस इत्मीनान रखें और बस बताते चले जाए। सभी लोग को बताना है, समझ में आई चीजें? कहीं कोई डाउट तो नहीं है? और अगर है तो डाउट खोजिए, अच्छे से खोजिए डाउट।
अच्छे से समझ में आया? यस सर, गुड गुड, वेरी गुड। और भी लोग, जो भी लोग हैं सारे लोग बताइए। यस सर, यस सर, यस सर, आते जाइए, बताते जाइए। किन्हीं का कोई कंफ्यूजन डाउट निकल रहा तो वो भी पूछना है। गुड। तो गुड, डाउट तो आप लोगों ने डाला है। एक डाउट देख रहा हूं कि सर ये सैंड के एक पार्टिकल के अंदर ये स्ट्रक्चर होता है और सर वो कंटिन्यूअस क्यों नहीं होता है अगर ऐसे ही पॉलीमराइज्ड होता तो? मतलब शायद आप ये कहना चाहते हैं कि सैंड जो अलग अलग है, तब पार्टिकल उसकी, देखिए वो जो आप एक पार्टिकल सैंड का देख रहे हैं, एक टुकड़ा जो कोई बालू का आप देख रहे हैं, उसके अंदर कितने SiO2 है उसका कोई हिसाब नहीं। वो एक SiO2 थोड़ी ना है, ठीक है? तो SiO2 का, और यही कारण है कि आप बालू पर पानी डालते हो तो निकल जाता, वो बीच से क्रॉस कर जाता, वो वाटर को होल्ड करके नहीं रख पाता है। तो वो जो एक इंडिविजुअल सैंड है, मैं उसके स्ट्रक्चर अंदर की बात कर रहा हूं, एक इंडिविजुअल जो सैंड का पार्टिकल, उसके अंदर इन्फिनाइट नंबर ऑफ SiO2, बहुत सारे SiO2। एक डाउट है कि ऐसे कौन से मॉलिक्यूल है जनरली जो पॉलीमराइज्ड हो जाएंगे एंड एबनॉर्मली उनका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। बहुत बढ़िया। दूसरा, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, मैं इसको क्लियर करता हूं। एक डाउट है सर, NaCl मच मच ग्रेटर देन आइस का बता दीजिए एक बार। श्योर। देखिए, अब आपको यहां से मैं एक बार ऐसे समझाऊं, आप एक बार टाइप्स ऑफ सॉलिड को समझें, तभी मेल्टिंग पॉइंट आपको और अच्छे से क्लियर हो। हालांकि हमने डी ब्लॉक में पढ़ाया था, बट शायद आपके ध्यान में नहीं होगा, तो मैं एक बार थोड़ा सा और इसको ब्रीफ कर देता हूं जिससे आगे समझने में सुविधा होगी। टाइप्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड को आप बॉन्डिंग के बेसिस पर 4 तरह के बांट सकते हैं। बॉन्डिंग के आधार पे, जैसे क्रिस्टलाइन वगैरह बोलते हैं, स्ट्रक्चर के आधार पे होता है वो, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस, जिसमें डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टलाइन, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, जिसमें डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, और जिसमें डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं उसको एमॉर्फस। क्लियर है? जिसमें एक सर्टेन स्ट्रक्चर होता है अंदर में, उसको आप क्या बोलते हो? क्रिस्टलाइन, और वही स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होता है। और एमॉर्फस जिसके अंदर वो सर्टेन स्ट्रक्चर एब्सेंट है। तो हम लोग 4 तरीके का सॉलिड बोलते हैं। क्या क्या है भैया? सबसे पहले मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड में मेटेलिक बॉन्डिंग होता है, हमने आपको पढ़ाया है। मेटल्स, मेटल एटम्स हैविंग इंटरमेटेलिक बॉन्ड्स, और ये दोनों तरह का इसमें मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है और लो भी, हमने आपको पढ़ाया है। हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है जब स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड हो, जैसे डी ब्लॉक, नहीं, और लो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है जब वीक मेटेलिक बॉन्ड हो, जैसे एल्कली मेटल। क्लियर है? तो मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक सॉलिड का हाई और लो दोनों हो सकता है। आपको देखना पड़ेगा कि जब कंपैरिजन में जब कभी भी एलिमेंट आ रहा है तो वो कहां का है। डी ब्लॉक का है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, आपको पता है डी ब्लॉक में 2000, 3000 मेल्टिंग पॉइंट वैल्यू वाले भी एलिमेंट हैं, 1500, 1000, ये सब वैल्यू, और डी ब्लॉक में मोस्टली 1000 के अबव भी है। नहीं, 3-4 एलिमेंट ही हार्डली जिनके 1000 के बिलो हैं। एक जिंक, कैडमियम, mercury, टीन उधर ले लो डी ब्लॉक में, और वही गोल्ड, सिल्वर वगैरह, यही 4-5 एलिमेंट हैं जो 1000 के जस्ट लेस हैं या कुछ काफी कम है, जैसे मर्क्यूरी काफी कम। तो इसमें दोनों। सेकेंड सॉलिड का टाइप है आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड आयोनिक कंपाउंड्स में डिफाइन होगा फॉर आयोनिक क्रिस्टल्स, और आयोनिक कंपाउंड के जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट के पीछे का लॉजिक है 3 डायमेंशनल कुलंबिक स्ट्रक्चर, कटायन एंड आयन के बीच कुलंबिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है? तो उसके कारण लैटिस एनर्जी हाई और मेल्टिंग पॉइंट इनकी हाई होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। तीसरा
अब दो कोवेलेंट कंपाउंड है, ध्यान से सुनेंगे, दो सॉलिड कोवेलेंट कंपाउंड्स वाले हैं, दो सॉलिड, दोनों कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, लेकिन एक है इसमें से टाइप जिसको आप मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड, मतलब टिपिकल कोवेलेंट कंपाउंड। ये इसमें क्या होता है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हेल्ड बाई वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेज। आप समझ पा रहे हैं ना अच्छे से? वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेज, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने आइस लिया, तो आइस में H2O कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। ये क्या है? कोवेलेंट मॉलिक्यूल, और हेल्ड बाई वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेज। मॉलिक्यूलर फोर्सेज को आप वीक ही बोलते हैं। आयोनिक सॉलिड में एग्जांपल आपने क्या लिया? NaCl, MgO लेंगे ना, और मेटेलिक सॉलिड तो मेटल लेंगे। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में ये कोवेलेंट कंपाउंड ही है, लेकिन ये तब मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा जब आपके कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच वीक वैंडरवाल फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्ड या वीक मॉलिक्यूलर फोर्स। इनका मेल्टिंग पॉइंट जाहिर सी बात है लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि वीक आप इसमें क्या करेंगे? मेल्ट करेंगे तो क्या होगा? ये और ये अलग हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? जब आप इनको मेल्ट करेंगे, समझिए अच्छे से, इनको आप मेल्ट करेंगे तो क्या होगा? मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा ना कि H2O के अंदर का बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, हरगिज नहीं। इनको जब आप मेल्ट करेंगे तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स गेट डिपार्टेड। इनको मेल्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? आयंस गेट डिपार्टेड, फ्री हो जाएगा। मतलब इसको आयन एक एक आयन अलग हो जाएगा, लेकिन इसमें एक एक एटम अलग नहीं होगा, इसमें एक एक आयन अलग हो जाएगा, और उसमें क्या होगा? एक एक एटम अलग हो जाएगा। मेल्ट करेंगे, सोडियम कॉपर को आपने पिघला दिया तो क्या हो गया? सारे अलग अलग हो गए, मोबाइल हो गए। इसमें एटम्स अलग नहीं होंगे, इसमें मॉलिक्यूल्स अलग होंगे मेल्ट करने पर। इसमें आयंस अलग होंगे, उसमें एटम्स अलग होंगे, क्रिस्टल क्रैश कर जाएगा। आप समझ रहे हैं चीजों को? ध्यान दे। अब चौथा है टाइप, सबसे खतरनाक वाला। कौन? कोवेलेंट सॉलिड बोलते हैं। ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन इनका क्या पॉइंट है? इसमें कहीं बीच में मॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है, इसमें कहीं बीच में मॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ही इनफाइनाइट चेन लेंथ फैल जाता है। समझ में आया? मॉलिक्यूल्स गेट पॉलीमराइज्ड, and they do not having any kind of intermolecular interaction। इसीलिए सामान्य तौर पर इनका काफी ज्यादा हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट, यूजुअली वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। सामान्य तौर पर इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई है। मतलब अगर हमें देखो, भारी तो कोई किसी पे पड़ सकता है, बस ये सबसे कमजोर रहेगा, लेकिन बट इन तीनों में इसका हाई, इसका भी हाई, उसका हाई लो दोनों, ठीक है? समझ रहे ना आप अच्छे से? ये कमजोर है, तो आपको बस टाइप पकड़ना है, और ये दोनों का टाइप पकड़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम यही दोनों के टाइप पकड़ने में होगी। इसलिए अच्छे से सीख ले, कहीं कोई कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा तो तुरंत पूछ लेंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं, मेटालिक वाला बहुत क्लियर है, इनका हाई लो दोनों हो सकता है। जनरली हाई लेके चलो, एल्कली मेटल एस ब्लॉक है तो थोड़ा लो कह सकते हो, एल्कली मेटल पर्टिकुलरली। आयोनिक सॉलिड में हमने क्या बोला? हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि आयंस थ्री डायमेंशनल इंटरेक्शन से बंधे होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक मॉलिक्यूलर सॉलिड और एक कोवेलेंट सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड कब बोलते हैं? जब मॉलिक्यूल के बीच वैन डर वाल फोर्स हो या हाइड्रोजन बॉन्ड। और कोवेलेंट सॉलिड कब बोलते हैं? जब मॉलिक्यूल के बीच कोई वैन डर वाल फोर्स ना हो, मॉलिक्यूल ही पॉलीमराइज कर गया इनफाइनाइट चेन पर। क्लियर है? तब आप क्या बोलते हैं? कोवेलेंट सॉलिड। तो उम्मीद है अब आपको पहले क्लियर कर ले, क्या आपको ये चारों टाइप के सॉलिड समझ में आ गए, और मेल्टिंग पॉइंट क्लियर हो गया ना कि कोवेलेंट सॉलिड का क्यों बहुत ज्यादा हो गया। सभी लोग एक बार क्लियर करना है इस चीज को, प्लीज क्लियर करेंगे। क्या सॉलिड का टाइप समझ में आया? अब जैसे देखो, मैंने एग्जांपल अभी लिया NaCl, SiO2, आइस एंड ड्राइस। अब आप यहां से पकड़ ले कि कौन कौन सा टाइप है। NaCl आयोनिक कंपाउंड है, तो ये आयोनिक सॉलिड है।
SiO2 कोवेलेंट है और इसमें कोई H बॉन्ड मॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है, इसलिए ये कौन सा सॉलिड हो गया? कोवेलेंट सॉलिड। H बॉन्ड मॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है तो कोवेलेंट सॉलिड। अच्छा देखिए अब आइस, आइस में H बॉन्ड मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं तो ये हो गया मॉलिक्यूलर सॉलिड, सही है। और आ जाए ड्राई आइस, ड्राई आइस में भी है क्या? ड्राई आइस में भी है क्या है? मॉलिक्यूलर फोर्सेज है, इसलिए ये भी क्या हो गया आपका? मॉलिक्यूलर सॉलिड। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो मैं बढ़िया सा एप्लीकेशन मस्त सा करवाता हूं, सब क्लियर हो जाएगा। बस एकदम बने रहना, छोड़ के जाना नहीं है कहीं। अच्छे से सिखाएंगे बढ़िया से, मतलब कंपटीशन में कितना भी आपसे कुछ तिकड़म लगा लेना, आपका फंसने वाला नहीं। चलो आ जाओ, देखो मैं ऐसे दे रहा हूं, KCl, सिलिकॉन, इथेनॉल, सोडियम, C2H6, इनका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आराम से इत्मीनान से सॉल्व करें। आपके पास कोड है 1 2 3 4 एंड 5। अच्छे से मेथनॉल दिया हमने, बढ़िया से सॉल्व। इनका मेल्टिंग पॉइंट अगर आपने इसको बनाया अच्छे से, आपका अगर सही होता तो मतलब मैं समझूंगा कि हाँ आप सीख पा रहे हैं अच्छे से। हमने आपको ये 5 कंपाउंड दिया, KCl, सिलिकॉन, मेथनॉल, सोडियम एंड C2H6। बहुत तेजी से मनमीत ने बना दिया बात। मन 21435, 21435। चलो और देखता हूं, बहुत तेजी से बना दिया यार। मतलब मेरे को लगता है 30 सेकंड के अंदर, क्योंकि यूट्यूब पर रिप्लाई पहुंचने में भी तो 10-15 सेकंड लग जाता है, ज्यादा ही लगता है इनफैक्ट। बाकी लोग भी जवाब दें। अभी तक सिर्फ इतने लोगों में एक लोगों का जवाब है, एक लोग का आया। मुकेश जी आपने डाउट पूछा था NaCl का काफी ज्यादा आइस से क्यों है, क्लियर हो गया। क्योंकि आइस में काफी वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेज है, मॉलिक्यूलर फोर्स का स्ट्रेंथ हमने आपको बताया है कि काफी पुअर होता है, और NaCl में स्ट्रॉन्गेस्ट कोलम्बिक फोर्स, इस वजह से NaCl की काफी ज्यादा हो जाएगी आइस की। क्लियर हो गया था ना आपका मुकेश? गुड, आपने लिखा भी है। चलिए जवाब आ रहा है 21345। ऊपर वाला जवाब है 21435, आपने 34 को पलटा है, और ऊपर जो जवाब है वो है 43। 21435, 21435। गुड, देते जाइए देते जाइए।
हुआ, डिलीट क्यों करना है यार? 21435, 21435, चलिए ज्यादातर लोग 21435 दे रहे हैं और दो जवाब आ रहा है 21345, बाकी सारे लोग 21435 दे रहे हैं। अब मैं सॉल्व करता हूं, जिनका गलत होगा उनको फ्राई किया जाएगा अच्छे से मसाला वसाला लगा के, टंगड़ी कबाब बनाया जाएगा उनका। चलिए आजी, पॉइंट है सबसे पहले सॉलिड का नेचर मैं डिसाइड करूं, तो जो KCl है आपका आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक सॉलिड है, ठीक है। सिलिकॉन है, भाई सिलिकॉन कैसे होगा, मतलब एलिमेंट है, ये किस तरह से रहता होगा इसमें? सिलिकॉन जैसे फ्लोरीन है, F2 F सिंगल बॉन्ड F और F2 F2 के बीच वेंडरवाल फोर्स होते हैं। जेनॉन है तो भाई जेनॉन के एटम्स के बीच वेंडरवाल फोर्स होते हैं। और कुछ लोगों ने जवाब नहीं दिया, वो लोग कहां गायब है भाई, आते जाइए जिन लोगों ने जवाब नहीं दिया प्लीज। तो सिलिकॉन में क्या होगा यार, जैसे कार्बन में होता है कि कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड डायमंड ग्रेफाइट में, तो सिलिकॉन में भी ऐसे ही होगा। हर एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन से, आपको यही तो फील करना है। अगला सिलिकॉन 4 सिलिकॉन से, समझ रहे ना, हर एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन से, हर एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन से, तो ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क फैल जाएगा। तो क्या अल्टीमेट पॉइंट हुआ, कैसा सॉलिड है सर? ये कोवेलेंट सॉलिड हो गया, वेंडरवाल फोर्स नहीं है सर, इसलिए सर इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। अब रहा एथेनॉल मेथेनॉल, तो मेथेनॉल के बीच क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ना, मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा, H बॉन्ड है यहां। तो अगर आपने इसको सॉलिड बनाया तो सॉलिड का कौन टाइप होगा सर? ये मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाएगा। अब पॉइंट है हमारा सोडियम, सोडियम क्या होगा? तो सोडियम आप समझ रहे हैं ना, मेटेलिक सॉलिड होगा, मेटल है। मेटेलिक सॉलिड में हमने आपको बोला कि अगर डी ब्लॉक वाला है तो बहुत हाई होता है, एस ब्लॉक 1A वाला है तो थोड़ा कम होता है, और C2H6 तो नॉन पोलर है, कोवेलेंट नॉन पोलर है, आईडी। तो यहां जो होगा वो आप क्या लेंगे, कैसा लेंगे, आप ही समझिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया। तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या निकला, अब सोचे जरा। सबसे ज्यादा कोवेलेंट सॉलिड का लिखोगे सिलिकॉन, सिलिकॉन 2। कोवेलेंट सॉलिड के बाद क्या लिखोगे, ये मेटल है और ये आयोनिक है, मेटल में भी लो मेल्टिंग पॉइंट है, हाई रहता तो कुछ सोचते हैं, मेटल में लो मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता तो अपन कुछ सोचते, इसलिए नेक्स्ट नंबर सिलिकॉन के बाद क्या होगा सर, KCl हो जाएगा। अब इसके बाद सोचिए आपके पास ये 3 है, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड, समझ रहे ना, ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड, और ये मेटल है, तो मेटल तो हर हाल में ज्यादा हो जाएगा ना, 4। फिर इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड वाले का ज्यादा 3, और सबसे कम C2H6 का 5, यही हमारा मेल्टिंग पॉइंट का। तो 21435, 21435 सभी लोगों ने आंसर किया। तो दो लोगों को फ्राई करना है ऊपर जाकर के, यमराज इन दोनों को तेल में जरूर फ्राई करेंगे। एक है तानिया शर्मा और एक है अभिषेक कुमार। बताइए आप दोनों किस तरह से फ्राई होना पसंद करेंगे, मसाला वसाला लगवा करके कि डायरेक्टली खोलते हुए तेल में? हाँ, कैसे गलत कर दिए जी, बताइए दोनों गलत किए कैसे, कहां पे मिस्टेक हुई, कहां पे आपने सोचने, और आप दोनों के में की गलतियां क्या है, कॉमन है, वो 3-4 की कॉमन है। आपने सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट कम किया, हा? और मेथनॉल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा कर दिया, जबकि मेथनॉल में मेथनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो कैसे किया बताइए, मैं जानना चाह रहा हूं, जनता जवाब चाहती है, बोलो 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 बोलो।
कि ये कैसे, सर वो मॉलिक्यूलर एंड मेटल, बट उधर बॉन्ड है, उधर एच बॉन्ड है, इसलिए तो एच बॉन्ड क्या मेटेलिक बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है? अबे क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़ाया है, एच बॉन्ड के मेटेलिक बॉन्ड से कितना भी कमजोर मेटेलिक बॉन्ड हो, एच बॉन्ड से तो स्ट्रॉन्ग होगा ना। मेटल में लो है तो एच बॉन्ड वाला ज्यादा नहीं होगा। मेटल में लो है, लो वाला केस है ये, ठीक है, सोडियम लो वाला केस है, लेकिन तब भी मेटल है ना, मेटल की तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी ना तानिया। क्लियर हो गया ना? किन्हीं को डाउट तो नहीं? एक बार सब लोग आराम से प्यार से बोल दे, जय श्री राम क्लियर है, अल्लाह अकबर क्लियर है, जो बोले सो निहाल क्लियर है, सभी लोग बोल लें एक बार। गलती हुई, सॉरी सर, कोई बात नहीं है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। क्लियर सर, गुड, सभी लोग एक बार बोल दे, यहां तक कहीं कोई डाउट नहीं है, फिर आगे हम लोग करते हैं। क्लियर है सर, जय श्री राम। नहीं, चलिए मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, एप्लीकेशन इलियम नियन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन, बॉइलिंग पॉइंट बताइए, अप द ग्रुप या डाउन द ग्रुप, किधर आप लेंगे? 8 ग्रुप के एलिमेंट्स का मैं बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, आप बताइए किधर लेंगे बॉइलिंग पॉइंट, अप द ग्रुप या डाउन द ग्रुप? 8 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, आप किधर लेंगे इनका बॉइलिंग पॉइंट, अप द ग्रुप या डाउन द ग्रुप? रेडॉन टू हीलियम डिक्रीजिंग ऑर्डर, गुड, मतलब डाउन द ग्रुप आपने लिया, वेरी गुड। सभी लोग बताते जाए, क्या यही आप लोगों को भी लग रहा है ना? हीलियम टू रेडॉन किधर होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट? अनडाउटेबली सारे नॉन पोलर हैं, तो आईडी फोर्स होगा यहां, आईडी इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शन होगा। बहुत कॉमन सी बात है हमारा, जिधर हीलियम से लेकर के रेडॉन की तरफ आपका बॉइलिंग मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के कारण हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसलिए सभी लोग सही हैं, सभी लोग सही है, गुड, डाउन द ग्रुप, वेरी गुड। सभी लोग जवाब दिया करें, बिल्कुल एकदम लापरवाही ये नहीं कि मैं दे रहा हूं मैं नहीं दे रहा हूं, जी नहीं, गलत बात है, सभी लोगों को जवाब देना है। नेक्स्ट मैं ले रहा हूं 8A के बाद 7A ग्रुप में, हेलोजेंस में एलिमेंट है अपना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें से आप देख रहे हैं कि ये गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, चारों तरफ के एलिमेंट है। तो मैं इनका एमपीबीपी जानना चाहता हूं, ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि इसमें तीनों तरह के एलिमेंट है, इसलिए एमपीबीपी दोनों पूछ रहा हूं। किधर की तरफ होगा, अप द ग्रुप या डाउन द ग्रुप, या कोई इरेगुलर होगा? सभी लोग जवाब देंगे, फ्लोरीन टू आयोडीन। क्या लग रहा है आपको, किधर की तरफ आप का बॉइलिंग पॉइंट होगा? एमपीबीपी दोनों, दोनों इसलिए पूछा क्योंकि कुछ एलिमेंट सॉलिड भी है, कुछ लिक्विड भी है, कोई लिक्विड भी है, कोई गैस भी है। डाउन द ग्रुप, गुड। देखिए एक बार फिर से बोलूंगा, जल्दबाजी इसलिए नहीं करना चाहिए ना, आपको सब में मॉलिक्यूल का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को समझना चाहिए, ठीक है? सभी ने डाउन ड ग्रुप लिखा है, सभी लोग लिख ले, ठीक है? मैं सॉल्व करता हूं। देखिए जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं पहले यह देखूंगा कि इन सब में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कैसे होगा। तो F2 हो या I2 हो, सबके बीच आईडी फोर्स है। तो जब फोर्सेज एक तरह के हों, आईडी फोर्स है, तो जब फोर्सेज एक तरह के हो तो अनडाउटेबली मॉलिक्यूलर वेट मैटर करेगा, इसीलिए डाउन द ग्रुप है, दोनों एमपीबीपी, ठीक है, गुड है, सही है आप लोगों का। तो देयरफॉर एमपीबीपी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप मॉलिक्यूलर वेट लिखोगे, एकदम सही है। तो ये हो जाएगा फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन और ब्रोमीन से ज्यादा आयोडीन। बिल्कुल आप लोग यहां भी सही है। चलो नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस करवाता हूं, ठीक से देखें। फाइव ए ग्रुप एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इनके मेल्टिंग पॉइंट पर, चूंकि इसमें मोस्टली सॉलिड एलिमेंट है, एक ही गैस है, इसलिए मैं आपसे इनका मेल्टिंग पॉइंट जानना चाहता हूं। इत्मीनान से सोचें। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनका मैं मेल्टिंग पॉइंट आप लोगों से जानना चाह रहा हूं। डिक्रीजिंग ऑर्डर आप बताएं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। चलिए, क्या जवाब है? आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, फास्फोरस एंड देन नाइट्रोजन। तानिया शर्मा, शर्मा जी बता रहे हैं सबसे ज्यादा आर्सेनिक, एंड देन आफ्टर एंटीमनी, एंड देन बिस्मथ, एंड देन फास्फोरस, एंड देन नाइट्रोजन। वाह शर्मा जी, कहां से इतनी प्रतिभा लाते हैं? कॉलर ऊपर कर रही हो, ये सर बाय बर्थ है? नहीं, बचपन से ही होनहार है सर। वो तो किसी ने पहचाना नहीं है, घर वाले ने कभी हाँ जाना नहीं कि कितने हम होनहार हैं। वरना सर आपसे ही थोड़ी ना पढ़ रहे होते, कहीं और होते आज। और लोग बताइए। प्रदीप जी ने जवाब दिया है आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, फास्फोरस, नाइट्रोजन। आप भी भाई साहब बचपन से ही होनहार हैं। लेकिन अभिषेक जी ने जवाब दिया एंटीमनी, नाइट्रोजन, उसके बाद डाउन द ग्रुप। अब एक गधे, उल्लू, बेवकूफ, बदमाश, नॉनसेंस, इडियट, डफर, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। नाइट्रोजन के बाद डाउन द ग्रुप। नाइट्रोजन गैसियस एलिमेंट है, बाकी सॉलिड। नाइट्रोजन का तो बे ऐसे ही सबसे कम पड़ेगा, नाइट्रोजन का तो ऐसे ही सबसे कम होगा। हाँ चलिए आई सॉल्व कर। सॉल्यूशन देखते हैं कि होनहार लोगों का सही हुआ है या नहीं। आप हर एलिमेंट को समझेंगे वो किस तरीके का एलिमेंट है। एक जवाब आया है बिस्मथ टू नाइट्रोजन, डिक्रीजिंग मतलब सबसे ज्यादा बिस्मथ। चलिए मैं बॉन्डिंग नेचर सबके अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हूं। नाइट्रोजन तो गैसियस एलिमेंट होता है, तो अगर आप इसको सॉलिडिफाई कर दें तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। अगर आप इसको सॉलिडिफाई कर भी दें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा, क्योंकि N2 के बीच वेंडरवाल फोर्स होगा। फास्फोरस एलिमेंटल स्टेट में P4 के फॉर्म में होता है, तो P4 के बीच फिर वेंडरवाल फोर्स हो जाएगा। इसीलिए अगर मैं इसकी बात करूं तो यह भी मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया, यह भी आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया। अब बातें होनी चाहिए आर्सेनिक की। तो आर्सेनिक कैसा सॉलिड होगा? आर्सेनिक अपना कोवैलेंट सॉलिड होगा। हां जी, कोवैलेंट सॉलिड होगा। आर्सेनिक, हर आर्सेनिक 3-3 बॉन्ड इस तरह से बना के फैलते जाएगा। हालांकि आर्सेनिक के वेलोट्रॉप होते हैं, लेकिन चलिए नॉर्मल आप देखिए, इस तरह से ये
कोवेलेंट सॉलिड होते चले जाएगा। तो ये हमारा कोवेलेंट सॉलिड है। बिस्मथ इज मेटल, ये आपका मेटेलिक सॉलिड है। नीचे जाने पर मेटल का कैरेक्टर आ रहा है तो ये भी कोवेलेंट सॉलिड, लेकिन नीचे जाने पर इसमें भी मेटल का कैरेक्टर है। मतलब एक तरीके का ये भी कह सकते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है इस कोवेलेंट सॉलिड में। तो अल्टीमेटली जो कहानी आया, देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट वाली जो कहानी आई, वो सबसे ज्यादा अपन कोवेलेंट सॉलिड की करेंगे, आर्सेनिक। आर्सेनिक के बाद ये भी कोवेलेंट सॉलिड है, लेकिन नीचे जाने पर थोड़ा मेटेलिक कैरेक्टर है, इसलिए नेक्स्ट नंबर हो जाएगा एंटीमनी। अब ये प्योर मेटल है बिस्मथ, और वो दोनों प्योर मॉलिक्यूलर सॉलिड है जो सबसे कम होता है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूलर वेट P4 का ज्यादा होगा, वहां N2 है, इसलिए अगला नंबर हो जाएगा फास्फोरस एंड देन होगा नाइट्रोजन। कसम से शर्मा जी और अभिषेक जी, आप दोनों बचपन से होनहार हैं। हाँ, थैंक यू, वेरी गुड, अप्लॉज, बहुत बढ़िया। क्या बाकी लोगों को समझ में आया? बड़ा मजेदार है यार, आपके सिलेबस की चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं, और यकीन मानिए ये सब चीजें जेईई मेन नीट एडवांस कहीं पे डाले तो लोग क्लीन बोल्ड पहली बॉल पे डायरेक्टली समझिए अच्छे से। N2 मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्लियर है? मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में अंडरवॉल फोर्स। P4 एलिमेंटल स्टेट में रहता कैसे, बस यही ढूंढना। जो आपका आर्सेनिक है ये कैसे रहता, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसे पॉलीमराइज हो जाता है। एंटीमनी भी कोवेलेंट सॉलिड है, लेकिन उसमें नीचे आने की वजह से थोड़ा मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो उसमें क्या सकते हैं कि मेटेलिक सॉलिड का कैरेक्टर ज्यादा है। और बिस्मथ जो है वो प्योर मेटेलिक सॉलिड है, मेटल है। तो अल्टीमेटली सबसे ज्यादा तो कोवेलेंट सॉलिड इन दोनों का, इन दोनों में भी वो ज्यादा हो जाएगा, नीचे मेटेलिक ज्यादा है कैरेक्टर। तो आर्सेनिक एंड देन एंटीमनी एंड देन बिस्मथ। अब उन दोनों में जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो, फास्फोरस एंड देन नाइट्रोजन। आया समझ में अच्छे से या नहीं? प्लीज सभी लोग बताएं, प्लीज बताइए सभी लोग, क्लियर हुआ या नहीं? सभी लोग प्लीज। सभी लोग बताइए, और कोई डाउट है तो पूछो यार, बहुत देर से डाउट वाउट नहीं पूछ रहे हो आप लोग। क्लियर सर, क्लियर सर, यस सर, क्लियर सर, गुड, क्लियर सर। चलिए, अच्छा, क्या आप दोनों ने जो सही किया, बाकी लोग तो गलत कर गए, आप दोनों ने एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट लगाया था जिससे मैंने बताया है? आप दोनों ने क्या एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट लगाया था? मन में तो दानिया सोच रही होगी, सर चीते की चाल, बाज की नजर, है? और तानिया के दिमाग पे सर शक नहीं किया करते, यही कॉन्सेप्ट लगाया था। वाह प्रदीप, हाँ प्रदीप, दिमाग पे शक नहीं किया करते। चलिए आइए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेल डन, आप लोगों ने अच्छा किया। आइए, मैं ये दे रहा हूं एप्लीकेशन एक प्यारा सा, ठीक से देखिए, एल्केन वर्सेस फ्लोरो एल्केन। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक से देखिए ये क्या चीज है। एल्केन वर्सेस, हाँ सर, बेशरम निर्लज कहीं के। हाँ सर, हम ही आए एक बेवकूफ बने बैठे हैं। तुम लोग के पास तो सबके बाजीराव से भी तेज हो, हम ही आए एक बेवकूफ बने बैठे हुए। चलो आ जाओ, देखो, एल्केन और फ्लोरो एल्केन में बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करनी है, मतलब एन की वैल्यू सेम लेके। मतलब अगर आपने मान लो CH4 लिया, और अगर आपने CF4 लिया, अगर मैं बोलूं कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो बोलोगे कि सर दोनों में आईडी आईडी है, यहां भी सर आईडी आईडी है, और यहां भी आईडी आईडी है। कम से कम इसके सर मॉलिक्यूलर वेट काफी ज्यादा है, तो मॉलिक्यूलर वेट काफी ज्यादा है सर, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगी, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है।
एकदम सही है। अगर मैं n की वैल्यू 2 ले लू, C2H6 C2F6, बोलोगे कि सर फिर वही कहानी होगी सर, इसकी ज्यादा बोलूंगा। लेकिन क्या आप जान रहे हो इस बात को, धीरे धीरे जब n की वैल्यू ज्यादा होने लगेगी 3 4 के बाद, जैसे 5 हो जाए, C5H12 C6F12, सॉरी C5F12, आप जानते हो ये उल्टा हो जाए। हाँ जी, C6H14 C6F14 अब ज्यादा हो जाएगा, C10H22, समझ रहे हो ना? C10H22 अब ये ज्यादा हो जाएगा धीरे धीरे, काफी ज्यादा, C10F22। सर ऐसे कैसे मॉलिक्यूलर वेट तो उधर ज्यादा है। एक्चुअली कहानी क्या है, अच्छे से आप समझे कहानी क्या है, आपको ये समझ में आ रहा है अच्छे से। हमने जब, और कुछ ले लो ना यार, 7 8 ले लो, C8H18 C8F18, कहानी क्या है, ये जैसे जैसे आपका नीचे की तरफ जाने पर, मतलब n की वैल्यू बढ़ रही है, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स बढ़ रहा है, और फ्लोरीन काफी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, और वो टर्मिनल पोजीशन पर है, समझिएगा अच्छे से। नंबर ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल फ्लोरीन एटम्स इंक्रीजेज। इसके कारण क्या होगा, कार्बन एटम पर जो ये फ्लोरीन लगा हुआ है, आप समझ पा रहे हैं, इससे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगी, जितने फ्लोरीन क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो होगा क्या, इसके वजह से इन एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन भी बढ़ रहा, तो इन एडिशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस एक रिपल्सन डेवलप होने लगेगा। इंटरमॉलिक्यूलर रिपल्सिव फोर्सेस स्ट्रेंथेन्ड। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हैं? दूध पीने से बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, थोड़ा ज्यादा दूध पीने लगोगे तो धीरे धीरे नुकसान बढ़ जाएगा। समझ रहे हो, कोई भी चीज लेने से, इंटेक से, अगर उसका एडवांटेज है तो उसी चीज के एक्सेसिव इंटेक से उसका डिसएडवांटेज है। सेम थिंग हियर, यहां पर आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम जब बढ़ने लगता है ना, तो मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज, तो दो मॉलिक्यूल के बीच मॉलिक्यूलर वेट से इंटरेक्शन बढ़ रहा है, और दो मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज के डेंसिटी क्रिएट होने से रिपल्सन बढ़ रहा, और इस रिपल्सिव फोर्सेस से, और फोर्स तो हमारा आईडी है, चाहे आप ये ले कि ये ले, सब में आईडी है, और आईडी कमजोर फोर्स होता है। हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि यदि फोर्स कमजोर हो तो सरफेस एरिया और रिपल्सिव फोर्सेस भी कभी कभी भारी हो जाते हैं। इस वजह से अल्टीमेटली आपका लोअर मेंबर्स में अल्केन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। क्या बोला मैंने, जब आप लोअर मेंबर्स लें तो मेल्टिंग पॉइंट, हाँ जी, CnH2n+2 का, एल्केन का ज्यादा CnF2n+2 से। लेकिन अगर आप हायर मेंबर्स लेते हैं, प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, बचा हुआ अभी तक वर्जिन एरिया है कंप्लीटली, अभी तक जेई मेन नीट एडवांस्ड वाले ने अभी तक नहीं पूछा है। तो हायर मेंबर्स में मेल्टिंग पॉइंट दोस्त एल्केन से, सॉरी लोअर में किसका, फ्लोरो एल्केन ना, सॉरी फ्लोरो एल्केन का ज्यादा, लेकिन हायर मेंबर में एल्केन का ज्यादा फ्लोरो एल्केन से। आपको चीजें समझ में आई होंगी, अच्छे से एंजॉय किया होगा, आपको पता चला होगा। तो ये बड़ा अच्छा एप्लीकेशन है। लोअर 3 4 पे जाके थोड़ा एक इक्विवेलेंट वाला मामला थोड़ी देर के लिए हो जाता, फिर धीरे धीरे पलटने लगता, और हायर मेंबर में तो काफी ज्यादा हो जाता। बड़ा प्यारा सा एप्लीकेशन। और इस पे मैं एक एग्जांपल और करवाता हूं। जैसे मान लो अगर ये पूछा आपसे BF3 और BCH3 ध्यान से, और आपसे इसका बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, बढ़िया से सीखिएगा। तो आप कहानी क्या बनाएंगे, ये देखिए BF3, और ये देखिए BCH3। आप समझ पा रहे हैं?
देखिए मॉलिक्यूलर वेट वाइज यही अच्छा है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट में 19 है और मॉलिक्यूलर वेट में ये 15 है, तो मॉलिक्यूलर वेट जरूर इसका पहला फोर्स देखो, दोनों आईडी आईडी नॉन पोलर, फोर्स फैसला नहीं कर रहा है, मॉलिक्यूलर वेट इसका ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। माइनर डिफरेंसेज, मॉलिक्यूलर वेट में बहुत का डिफरेंस नहीं है, लेकिन पॉइंट वाइज सोचिए माइनर डिफरेंस है, लेकिन पॉइंट वाइज सोचिए, एक तो इधर इसके मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर रिपल्सन होगा, क्योंकि फ्लोरीन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल पर, इंटरमॉलिक्यूलर रिपल्सन होगा, समझ रहे ना, ये फैसला नहीं किया, ये फैसला नहीं किया, तो इंटरमॉलिक्यूलर रिपल्सन होगा जो बॉइलिंग पॉइंट को घटाएगा, और ऊपर से उधर जाने पर सरफेस एरिया बढ़ रहा है, और सरफेस एरिया बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो एक तो इधर घट भी रहा है, ऊपर उसके पास बढ़ाने वाला भी फैक्टर है, कुल मिला के आपका बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा सर, समझ में आ गया, BF3 से ज्यादा होगा BCH3 का। क्लियर हुआ, जल्दी जल्दी बोलो हाँ या ना, बॉइलिंग पॉइंट NF3 से ज्यादा हो जाएगा NME3 का, जल्दी जल्दी बोलो हाँ या ना, बॉइलिंग पॉइंट CCl4 ध्यान से का ज्यादा हो जाएगा SiCl4 से। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, बहुत सोचो क्यों, यहां भी वही कहानी हुई, CCl4 दोनों में आईडी आईडी, लेकिन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और 3.0, और सिलिकॉन से क्लोरीन काफी ज्यादा है, कितना 1.8 और 3.0, तो नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी बहुत भयंकर हो जाएगा, और दोनों में आईडी आईडी है, तो यहां पर रिपल्सन हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर रिपल्सन, जो इसके बॉइलिंग पॉइंट को कम कर देगा, इंटरमॉलिक्यूलर रिपल्सन। अच्छे से बताइए, क्या आपने सीखा, बढ़िया से क्लियर हुआ, ये सारी चीजें क्लियर हुई आपकी, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन रिपल्सन वाला, यही 2-3 एग्जांपल रिपल्सन में काम आएगा, और यही आपसे पूछा जाएगा, ये काफी काफी अच्छा एग्जांपल होता है ये CCl4 और SiCl4 का। सभी लोग बताइए अच्छे से, बढ़िया से क्लियर हुआ आप लोगों का कि नहीं, सीखे मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, हर तरह की चीजों को हमने कंपेयर करना सिखाया है, क्या चीजें आपकी क्लियर हुई या नहीं, सभी लोग बताएं प्लीज, प्लीज सभी लोग, प्लीज प्लीज सभी लोग बताएं, कुछ डाउट है तो वो भी बताएं। सभी लोग, सभी लोग बताएं क्लियर हुआ या नहीं, एक मेल्टिंग पॉइंट सिलिकॉन वर्सेस टिन का बता दें आप एक बार, किसका ज्यादा होगा। सभी लोग बताएं पहले क्लियर हुआ या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा जानना ये चीज, मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसा तो नहीं कि खुद मैं भागे जा रहा हूं बिना आप लोगों की चीजें क्लियर की हुई। क्लियर सर, क्लियर सर, यस सर। गुड। बेटा बता जल्दी, क्या लगता है बच्चा आप लोगों को, सिलिकॉन और टिन में बेटा किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। चलिए सभी लोगों ने लिखा है, क्लियर है, सिलिकॉन और टिन में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सी का ज्यादा, सी क्या है, कार्बन हमने लिखा ही नहीं है, सिलिकॉन एंड टिन। चलिए आंसर्स आ रहे हैं, सिलिकॉन ग्रेटर देन सिन,
गुड 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 गुड, आते जाइए बाकी लोग भी। सिलिकॉन का, गुड। और भी लोग बताइए। सिलिकॉन एंड टिन, सिलिकॉन ग्रेटर देन टिन, ठीक है। सिलिकॉन ग्रेटर देन टिन, ठीक है, बोलते जाइए। सिलिकॉन, गुड गुड, सभी लोगों का आ रहा। अनडाउटेबली सिलिकॉन का, क्योंकि सिलिकॉन जो है ये कोवेलेंट सॉलिड है और टिन जो है वो मेटेलिक सॉलिड है। हालांकि जानते हो, एक चीज मैं बोलूं, टिन एक ऐसा एलिमेंट है, हालांकि मैं आपको क्लियर कर दूं, टिन एक ऐसा एलिमेंट है, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा अगर आपसे पूछा जाए, कोई दो राय नहीं, काफी ज्यादा होगा इनफैक्ट। लेकिन जानते हो टिन दो तरह का होता है। हाँ जी, होता तो और भी टाइप का, मेनली दो टाइप जो है टिन का। एक टाइप होता है टिन का अल्फा टिन, और एक होता है बीटा टिन। दो तरह का, ठीक है। ये वाला व्हाइट टिन के नाम से जाना जाता है, और वो वाला ग्रे टिन के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा कभी कभी मेरे को कंफ्यूजन हो जाता है, मैं अपनी बात बता रहा हूं कि कौन वाला व्हाइट है और कौन वाला ब्लैक, मतलब ग्रे है, ग्रे मतलब ब्लैक। तो मैं कैसे करता हूं, दिमाग में लाता हूं, देखो ध्यान से। मैं ऐसे ध्यान में लाता हूं, व्हाइट ब्लैक, ब्लैक व्हाइट, नहीं समझ में आया? मैं ऐसे ध्यान में रखता हूं, ब्लैक व्हाइट क्या मतलब, ब्लैक व्हाइट ये पेयर है, ब्लैक मतलब बीटा, व्हाइट। तो मैं ऐसे ध्यान में रखता हूं, दो तरह का टिन होता है, अल्फा टिन, बीटा टिन। तो व्हाइट टिन कौन सा, बीटा टिन, और अल्फा टिन है वो, दो तरह का। और क्या है, ये जो बीटा टिन होता है ना, ये इसका रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ये रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। और वो जो टिन होता है वो सिंपली क्यूबिक होता है, सिंपली क्यूबिक मतलब कार्बन डायमंड स्ट्रक्चर। मतलब क्या है, जरा देख लो अच्छे से, क्लियर कर रहा हूं। ये नॉन मेटालिक टिन है भाई साहब, अकेला पीरियोडिक टेबल का ऐसा मेटल है जो नॉन मेटल है, ये नॉन मेटालिक टिन है। हाँ हाँ, ये ऐसा मेटल है जो नॉन मेटल है, और ये मेटालिक टिन है, दिस इज मेटालिक टिन। तो टिन दो तरह का होता है, एक, और 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड पे इंटर कन्वर्जन है दोनों का, 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इंटर कन्वर्जन है, क्लियर है? तो हमने क्या बोला आपको, और ये आपका रूम टेम्परेचर वाला, मतलब हाई टेम्परेचर पर यही होता, ये रूम टेम्परेचर वाला है, रूम टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर। फिर से एक बार रिपीट मैं करता हूं, प्लीज देख ले। पहले मैंने बोला टिन दो तरह का, अल्फा और बीटा मेनली। फिर हमने क्या बोला, बीटा टिन व्हाइट होता है और अल्फा टिन ग्रे होता है। कैसे याद रखे, तो ब्लैक एंड व्हाइट से, ब्लैक का बी बीटा उठा ले और इसका कलर व्हाइट कर ले। अगला हमने बोला अल्फा टिन जो होता है वो ग्रे टिन है, और हमने जो आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ाया शुरू में, आप याद करें, उसमें हमने टिन का स्ट्रक्चर डायमंड स्ट्रक्चर लिखा था 4A ग्रुप में, कार्बन डी स्ट्रक्चर, सिलिकॉन डी स्ट्रक्चर, याद करें, जर्मेनियम डी स्ट्रक्चर, टीन भी डी स्ट्रक्चर। तो वो जो डी स्ट्रक्चर है एक्चुअली वो नॉन मेटेलिक का, जैसे कार्बन नॉन मेटेलिक है, तो नॉन मेटेलिक टीन जो है, अल्फा टीन नॉन मेटेलिक होता है, वो नॉन मेटल की तरफ भी है, उसमें मेटल की प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो मेटल की प्रॉपर्टी उसमें उसके अंदर नहीं होती, वो नॉन मेटेलिक टीन होता है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर, मतलब वो क्रिस्टल नहीं है, ये मेटेलिक क्रिस्टल नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल मेटेलिक क्रिस्टल नहीं है, ये नॉन मेटल का प्रॉपर्टी है, पूरा का पूरा ये नॉन मेटल वाला इसका हिसाब किताब, ये मेटेलिक क्रिस्टल नहीं है अल्फा टीन, क्लियर है? तो हमने बोला कि अल्फा टीन ग्रे टीन है, ये सिंपली क्यूबिक डायमंड स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन का आपको हमने लिखाया था, लेड का सीसीपी, तो हमने लिखाया था इनका कि इनका क्या होता है, डायमंड स्ट्रक्चर, डायमंड स्ट्रक्चर, डायमंड क्यूबिक होता है, तो ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है इनका। तो ये नॉन मेटेलिक, तो ये टीन कौन सा है, नॉन मेटेलिक। जो बीटा टीन है, व्हाइट टीन है, जो रूम टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है, ये रोम्बोहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होता है, रोम्बिक स्ट्रक्चर, रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर। ये व्हाइट टीन है, ये मेटेलिक टीन, इसके अंदर मेटल की प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है, और 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंटर कन्वर्जन होता है इनका। तो हाई टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर पर कौन एग्जिस्ट करता है, व्हाइट टीन, ब्लैक टीन नहीं, क्लियर है?
तो कैसा रहा आज का लेक्चर? अच्छे से आप लोगों ने सीखा एच बॉन्ड, मॉलिक्यूलर फोर्सेज, वैंडरवाल फोर्सेज, इसका एप्लीकेशन पी ब्लॉक में मेटल से भी कनेक्ट किया हमने, काफी सारा उल्टा दांव खेला, इसमें बहुत तरह से आपको फंसाया भी, निकाला भी, फिर क्लियर भी किया, गलत भी करवाया, सही भी करवाया, तेल में फ्राई भी करवाया। तो कैसा रहा ओवरऑल आज का एक्सपीरियंस मेरे साथ आप लोगों का, एक बार बताएं, फिर हम लोग अलविदा कह के निकलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं फिर। तो एक बार आप बताएं, मैं इंतजार करता हूं सभी लोग, प्लीज सभी लोग। बहुत बढ़िया रहा सर, और लोग भी बताएं। बढ़िया बढ़िया, गुड। देखो ऊपर वाले का एक का बहुत बढ़िया रहा है और एक का बढ़िया रहा है, तो बहुत बढ़िया और बढ़िया वाले का मतलब किसको तेल में फ्राई करना है अल्टीमेटली बता दो दोनों में से। किसी का बहुत बढ़िया रहा और किसी का बढ़िया रहा है, फिर किसी का बहुत बढ़िया रहा है, फिर किसी का बढ़िया रहा है, कंजुगेशन में चला जा रहा है यार। बहुत बढ़िया रहा सर, सर बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, फिर अगले का बढ़िया, मतलब 50-50 रहा, किसी का बढ़िया कुछ लोगों का और कुछ लोगों का बहुत बढ़िया नहीं। चलिए कोई नहीं, हमें भी काफी मजा आया आप लोगों को पढ़ा करके, आप लोगों ने सीखा अच्छे से। हम लोग अगले दिन नया टॉपिक करते हैं, और जिनको बहुत बढ़िया लगा उनको धन्यवाद, जिनको बढ़िया लगा उनको आज के लिए सॉरी, अगले दिन बहुत बढ़िया हम फील करवाते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।